लेकिन अब मेरी बात सुनो, तो हम ये कह रहे हैं सर यहाँ पे कि जितना पढ़ो उसको देखते रहो डेली, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर है, एक है यूनिट ऑफ लाइफ, एक है बायोमोलिक्यूल, एक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब यहां पर ये जो आपकी समरी दी गई है, इस समरी में अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको एक काम की चीज यहां ये मिल रही है, एक नाम लिखा है, यहां पर नाम लिखा है क्या, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। मिला कि नहीं मिला? करो अंडरलाइन इसको, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी मिला? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी क्या होता है? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी क्या है? देखो भाई, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी क्या है, इस टर्म को समझिएगा सर, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, ठीक। रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी में क्या बता रहा है यहां पर, ध्यान से देखो, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी में इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी का मतलब क्या है, पहले ये समझो, ठीक। अच्छा देखो, लाइफ बना कैसे, ये बात पहले आती है ना, सबसे पहले तो बात आती है कि लाइफ कैसे बना। तो लाइफ सबसे पहले किस फॉर्म में बना? सेल के फॉर्म में। और इतना आप सब लोग जानते हो, हम ऐसा मानते हैं कि आप 10th पास हो, तो आपको ये पता होगा कि अगर एक सिंगल सेल है तो वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखने वाली। मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? अब ऑस्ट्रिच का एग देख लो तो अलग बात है, नॉर्मली एक सिंगल सेल हमें नेकेड आई से नहीं दिखती है, ठीक। अब नेकेड आई से नहीं दिखती है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप का यूज करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप किसने बनाई? फिजिसिस्ट ने कि केमिस्ट्री वालों ने? फिजिक्स वालों ने। भाई फिजिक्स में पढ़ते हो आप, माइक्रोस्कोप है ना, तो माइक्रोस्कोप किसने बनाई है? फिजिक्स वालों ने। ध्यान से सुनेगा। तो बेटा हमें सेल को पढ़ने के लिए किसकी मदद लेनी है? फिजिक्स की। चलो भाई देख लिया, अब सेल के अंदर झांक के देखा, अंदर क्या देखा? डीएनए। अब ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड, नाम से बता रहा है केमिस्ट्री है नहीं? और क्या है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और क्या? प्रोटीन। क्या है? केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री पढ़नी है, मॉलिक्यूल्स पढ़ने, तो केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। यानी सेल को पढ़ने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ रही है? फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। फिजिक्स भी चाहिए और हमको क्या चाहिए? केमिस्ट्री भी चाहिए। बोलो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? तो ऐसी बायोलॉजी की साइंस, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिको केमिकल अप्रोच रख रहे हैं। जिसकी क्या रख रहे हैं? फिजिको केमिकल, फिजिकल केमिकल अप्रोच जिसमें रखते हैं, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। तो हमें सेल पढ़ने के लिए, हमें सेल द यूनिट लाइफ में सेल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए बायोलॉजी की किस ब्रांच की मदद लेनी पड़ेगी? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी की। क्या है? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। अब इस बात को मैंने जो आपको बता दिया, ठीक, इस बात को बताने के बाद अब तुम्हें क्या करना है? अब ये पूरा पैराग्राफ तुम्हारे घर के लिए है, घर का तुम्हारा ये होमवर्क है, ठीक। इसको रीड करके आओगे, कल अगली क्लास में मैं रीड कराऊंगा, ठीक। लेकिन हाँ, बस इस पूरे पैराग्राफ में आपको इन्हीं 2 टर्म्स के बारे, इसी एक टर्म्स के बारे में बात की गई है, वो हमने बता दिया। क्लियर? इसके बाद यहां पर सर ध्यान से देखिए, एक बंदा है जिसकी फोटो दी गई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जीएन रामचंद्रन। क्या नाम है सर? अब रामचंद्रन साहब अपने भाई अपने देश के ही रहने वाले हैं, है ना, दक्षिण भारत के लोग हैं। और इन्होंने क्या बताया, देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सबने पढ़ा है, यहां पर बैठे हुए, है ना, सबने स्ट्रक्चरल पढ़ा है। स्ट्रक्चरल में आपने पढ़ा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा था कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो स्पेशल टाइप में आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने ब्लड पढ़ा था, कार्टिलेज पढ़ा था, बोन पढ़ा था, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और वहां पे एक लाइन पढ़ी थी, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलेजन नहीं है। ये कोलेजन क्या होता है? कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन। क्या बोला मैंने? कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। क्या है ये? क्या है ये? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को का फॉर्मेशन कौन कराता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। वेरी गुड। कौन कराता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। पढ़ लिया करो साहब, कौन कराता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू में कितने एग्जांपल बताए थे? 2, एरियोलर और एडिपोस। एरियोलर में कितने टाइप की सेल? 3। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहली कौन सी थी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। दूसरी मास सेल। तीसरी कौन सी? मैक्रोफेजेस। पहली बोलो भैया, फाइब्रोब्लास्ट सेल। दूसरी कौन सी थी? मास सेल। तीसरी कौन सी थी? मैक्रोफेजेस। बोलो मेरे साथ, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास सेल और कौन सी? मैक्रोफेजेस। फिर से बोलो बच्चा, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास सेल, मैक्रोफेजेस। फिर से बोलो बच्चा, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास सेल, मैक्रोफेजेस। ये 3 टाइप की सेल्स आपने कहां पढ़ी थी? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। और लूज में कहां पढ़ी थी? एरियोलर में। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये देखो भैया,
मैंने खोल के दिखा दिया आपको। ये देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपकी 3 सेल्स आपने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी आपने यहां पर क्या, फाइब्रोब्लास्ट सेल, एक आपने क्या पढ़ी थी, माइक्रोफेजेस, एक पढ़ी थी मास्ट। और मैंने सीट जो दी थी उसमें अलग से लिखवाया था, मैंने क्या कहा था, फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट करती हैं क्या, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। लो भैया देख लो भैया, ये क्या लिखा, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। और कोलेजन इलास्टिन यहां दिया था, रेटिकुलिन एक्स्ट्रा में बताया था मैंने, ठीक है भैया। ये क्या देती हैं, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपके टिश्यूज में जो स्ट्रेंथ है, जो इलास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसकी वजह से है, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। तो साहब ये कोलेजन जो प्रोटीन है, ये जो कोलेजन प्रोटीन है, ये कोलेजन प्रोटीन ट्रिपल हेलिकल होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे बनती है, ये इसके बारे में बताया था हमारे रामचंद्रन साहब ने। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, कोलेजन का स्ट्रक्चर किसने बताया, रामचंद्रन ने बताया भैया। इन्होंने डिस्कवर किया ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, अंडरलाइन कर लो, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने बताया सर, आपके रामचंद्रन साहब ने। तुम्हारी बुक नहीं है, बुक नहीं लाए लल्ला, नहीं लाए, चलो सर को बुक दे दो 11th वाली, एक दे दो। देखो भैया मेरी बात सुनो, तो हम ये कह रहे हैं सर, आपका जो आपका कोलेजन है, कोलेजन कैसा है सर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है, ये किसने बताया सर, आपके रामचंद्रन ने। इन्होंने बताया कि इसमें होती हैं आपकी बीटा सीट और अल्फा हेलिक्स, अंडरलाइन करो इसको। इसके बारे में बायोमोलिक्यूल में बताएंगे, बीटा सीटेड, अल्फा प्लेट है ना, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट्स के बारे में बात करेंगे, इन्होंने बताया सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और बात यहां से इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्या इसमें होता है, ये यहां पर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। आप इतना समझो कि इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए क्या दिया था, रामचंद्रन प्लॉट दिया है, ठीक। हाँ, प्रोटीन स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड कैसे आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइडल चेन कैसे बनती है। तुम्हारे पास भी नहीं है, ठीक है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जब लड़ाई लड़ने जाते हो, तुम्हारी बुक कहां है, ठीक है। देखो भाई, तो हम ये कह रहे हैं सर, इन्होंने एक तो बताया कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, विकास भाई बताया, और क्या बताया सर इसका, और इन्होंने बताया बीटा सीट और अल्फा हेलिक्स, ठीक है, इनके बारे में। तीसरी चीज यहां पर हमने बताई रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट क्या है सर, ये इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, बायोकेमिस्ट्री वाली मैम आएंगी, वो पढ़ाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, मैम ही मिलेंगी, है ना, सर नहीं मिलेंगे, है ना, बढ़िया से पढ़ाएंगी। तो रामचंद्रन प्लॉट वहां पे पढ़ेगा, इतना यहां पे रखो, इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट दिया था किसके लिए, आपका किसके लिए था साहब, प्रोटीन स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। एंड तीसरी चीज एक और याद रखिएगा, ये भले ना पूछा जाए, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो याद ही रखिएगा और खुद से पढ़िएगा। एक पॉइंट और मैं यहां से बता देता हूं सर, एक यहां पर अंडरलाइन के लिए, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, ठीक है। इन्होंने इस स्कूल का, इस इंस्टीट्यूट का क्या किया था, शिलान्यास किया था, ये इन्होंने स्कूल यहां पर खोला था। स्कूल ये कहां खोला था, बोलो भाई, बोलो भाई, कहां खोला था, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, ठीक है सर। अब और इसके अंदर की कहानी है, जैसे नहीं अपना डार्विन किससे इन्फ्लुएंस था पता है, माल्थस से। कभी पढ़ा नहीं लगता, 12th तो आप पास आउट हो ना, डार्विन किससे इन्फ्लुएंस था, माल्थस। अरे तुम किसी से इन्फ्लुएंस होते हो ना, तो ये भी एक साहब से इन्फ्लुएंस थे, छोड़ो इसको, पढ़ना जाकर तब पता चलेगा, ठीक, यही नाम लिखा है उनका, ढूंढ के लाना, ये होमवर्क है। तो 2 होमवर्क दे दिया मैंने, पहला पेज रीड करना है, दूसरा रीड करना है, और जो एडिशनल पॉइंट मैं आपसे कल पूछूंगा, बताना मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं, अब ठीक है, कल ढूंढ लेना। चलो अब सुनो भाई, अब देखो भैया, अब हम लोग आ जाते हैं किसके पास, अपने चैप्टर के पास आ जाते हैं। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। चैप्टर 8 है हमारा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनेगा, यहां पर सबसे पहले अब मेरी बात ये सुनिएगा सर, कि यहां पर आपकी एनसीईआरटी ये बता रही है कि आप ये बताओ साहब कि ये जो आपका पेन है और ये हरिओम तिवारी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहली चीज, पहला क्वेश्चन जो पूछ रही है एनसीईआरटी, कह रही है एक नॉन लिविंग थिंग और एक लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक चीज करती है एनसीईआरटी, मालूम क्या करती है, नॉन लिविंग थिंग को यहां पर अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए, है ना, क्योंकि भाई अंग्रेज लोगों ने लिखी किताब है, तो इन्होंने इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए नॉन लिविंग थिंग को नाम क्या दिया है, इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है अचेतन, इनएनिमेट मतलब क्या होता है, अचेतन। इनएनिमेट और एनिमेट
सर ये दो टर्म आपको मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन इन 7 चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी, ठीक है। वहां पर एक बार और ये एनसीईआरटी में टर्म दिया गया और एक बार यहां दिया गया, यहां पर केवल दिया गया इनॉमिनेट। इनॉमिनेट का मतलब क्या होता है? अचेतन। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी यहां पर ये पूछ रही, ठीक है सर। तो सर नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बनी है, नॉन लिविंग से क्या बनी है सर? लिविंग थिंग। पहले क्या बनी थी सर? नॉन लिविंग थिंग। भैया सबसे पहले क्या था? सबसे पहले समुंदर था। क्या था भैया? समुंदर। समुंदर में क्या थी? हवा था कि पानी था? पक्का? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे तो बाल्टी है, बड़ा करके देखो समुंदर है ये, ठीक। इस समुंदर में क्या है? पानी है। क्या है लल्ला? सीधे बैठो यार। क्या है? पानी। आप देखो भाई, अब ये जो पानी है ना, वाटर, ये क्या है तुम्हारा? वाटर। इस वाटर में सर क्या है? बहुत सारे क्या थे तुम्हारे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या थे तुम्हारे? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या थे साहब? सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है सर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच क्या हुआ? इंटरेक्शन। क्या हुआ? इंटरेक्शन। भाई यहां पर मेरा जो 2 से 4 बैच बना, इसमें बहुत सारे अलग, कोई सीतापुर का, कोई लखीमपुर का, कोई गोंडा का, कोई बहराइच का, कोई कानपुर का, अलग अलग जगह से लोग आए और एक यूनिट बना। कोई नई चीज कैसे बनती है? इंटरेक्शन से। भाई पति पत्नी कैसे बनते हैं? इंटरेक्शन से। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दोस्ती किससे होती है? इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन होंगे तभी नया रिश्ता बनेगा, है कि भैया? ने तो यहां पर भगवान जी ने इंटरेक्शन कराया किसके बीच में? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच। किसके बीच में? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच जब इंटरेक्शन हो तो नई चीज बनी। क्या बनी? नई चीज। और नई चीज भाई साहब क्या बना? एटम। इसका नाम क्या है साहब? एटम। एटम एक नई चीज बनी। लेकिन भगवान बनाना क्या चाह रहे थे? लिविंग। लिविंग कौन? लिविंग वो है जो सर्दी महसूस करे, गर्मी महसूस करे और उसके लिए रिस्पॉन्स करे। नहीं आई बात समझ में? जो सेंस करे और रिस्पॉन्स करे, जो सेंस करे वो रिस्पॉन्स करे, वो लिविंग है, यानी कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियस है वो लिविंग है। क्या एटम इस चीज को कर सकता है? नहीं। तो ये एटम लिविंग नहीं है। भगवान ने कहा अब क्या किया जाए? तो भगवान ने क्या किया? एटम्स के बीच क्या कराया? इंटरेक्शन। क्या कराया सर? एटम्स के बीच इंटरेक्शन कराया ना, तो तुमको पता है क्या बना? बना माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बना सर? माइक्रो का मतलब छोटे, माइक्रो का मतलब छोटे। माइक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन है क्या? अभी शिवम सर को बुलाएंगे, उठा के फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर को। बुलाए सर ने बायो मॉलिक्यूल तो पढ़ाना स्टार्ट किया ना भैया। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर वेट 8 डाल्टन से कम हो। प्रोटीन बायो मॉलिक्यूल नहीं है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या आएगा? अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर, फास्फोरस, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी, वो सारे किस में आएंगे? बायो माइक्रो में। अरे बोले यार। अब माइक्रो आपस में मिले साहब, क्या बने? माइक्रो। जब माइक्रो आपस में मिले, जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिले तो क्या बनी? प्रोटीन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले तो डीएनए, आरएनए। अरे यार, बहुत सारा ग्लूकोज मिला तो कार्बोहाइड्रेट। नहीं बना सर? बोलो मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? तो सर माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन हुआ तो क्या बने सर? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बने साहब? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बने? इंटरेक्शन हुआ किसके बीच में? माइक्रो मॉलिक्यूल। अरे यार, मैक्रो क्या है? मैक्रो क्या है? डीएनए। मैक्रो क्या है? डीएनए। मैक्रो क्या है? आरएनए। मैक्रो क्या है? प्रोटीन। मैक्रो क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्या बताओ, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये क्या कॉन्शियसनेस रखते हैं? नहीं रखते ना। तो क्या लिविंग है? नहीं है। लिविंग नहीं है। अब देखो भैया, इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन हुआ तो कोइसर वेट बना। क्या बना? कोइसर वेट। एवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो वहां पर बात करेंगे। कोइसर वेट वो पहला केमिकल था, वो पहला मॉलिक्यूल था जो इंटरेक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था? इंटरेक्शन। किससे? इन्वायरमेंट से। गिव और टेक कर रहा था। जैसे नहीं हम खाना खाते हैं, पोटी निकालते हैं, पानी पीते हैं, सुसु करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दैट इज इंटरेक्शन। इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी किसके पास थी? कोइसर वेट का। लेकिन इसके पास कॉन्शियसनेस। अब क्या हुआ? कोइसर वेट से क्या बनी साहब? सेल। क्या बनी साहब? सेल। और ये जो सेल था ना सर, ध्यान से सुनेगा, सेल, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। सेल के पास क्या था? एक एनवेलप था। क्या था? एक एनवेलप। सेल के पास एक एनवेलप था। इसके अंदर एक पानी भरा था। क्या भरा था सर? पानी भरा था सर। और इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल था। क्या था सर? जेनेटिक मटेरियल। और इसके अंदर का, सेल एनवेलप के अंदर का जो स्ट्रक्चर था, इसे बोला गया प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला गया?
इस एनवेलप के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला गया? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला गया साहब? प्रोटोप्लाज्म बोला गया। क्या बोला गया? प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से सुनेगा सर, ये आपका प्रोटोप्लाज्म है, ध्यान से सुनेगा। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहां पर साहब हो रही थी केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही थी साहब? केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही थी बेटा? केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही थी सर? केमिकल रिएक्शन होगा तो सबस्ट्रेट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। बोलो मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? सर यहां पर जो ये प्रोडक्ट बन रहे थे साहब, क्या बन रहे थे? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहां? 9वें चैप्टर में। नहीं है समझ में? तो इन केमिकल रिएक्शंस जो प्रोटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, जो केमिकल रिएक्शन प्रोटोप्लाज्म में हो रही है, उनका प्रोडक्ट क्या है? बायोमोलिक्यूल। नहीं आया? आया कि नहीं आया? इनको नाम दिया गया क्या? बायोमोलिक्यूल। इस वजह से इन केमिकल रिएक्शंस को बोला गया क्या? इन्हें बोला गया मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन्हें क्या बोला गया? मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या था? बायोमोलिक्यूल। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनेगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, इसकी वजह से यहां बायोमोलिक्यूल हो रहा है। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो सम है, क्या बोला? मेटाबॉलिक रिएक्शन का सम। यहां पर थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में हो रही है रिएक्शंस, है ना? हंड्रेड्स में हो रही है। कैसे हो रही है? हंड्रेड्स से। कैसे हो रही है बेटा? हंड्रेड्स में। 100 का मतलब 100 नहीं होता, हंड्रेड्स का मतलब होता है 200, 400, 500, 1000, ऐसी हंड्रेड्स ऑफ जो रिएक्शन, उनका सम। सम का मतलब क्या होता है बेटा? औसत। औसत निकाला है कभी कि नहीं निकाला? सम। उसके सम को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है मेटा। नहीं आया? और जहां होगा मेटाबॉलिज्म, उस सेल के पास होगी इरिटेबिलिटी। क्या होगी? इरिटेबिलिटी मतलब हमने उठा करके एक बर्फ का टुकड़ा इनकी शर्ट में डाल दिया, तो अब ये कूदेंगे ना? इनको कुछ महसूस होगा ना? इनको महसूस इसलिए होगा, अब इसके ऊपर रख दे तो बस महसूस होगा क्या? इसके बाद कस के घूसा मारते महसूस हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इनके मारेंगे तो महसूस होगा कि नहीं होगा? तो क्यों महसूस होगा? क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म है। क्योंकि इनके अंदर क्या है? जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म है वो क्या करेगा? सेंस करेगा। क्या करेगा? और फिर उसका रिस्पांस भी। अब हमने मारा है तो कोई बात नहीं, रो ले धो लेगा। पीछे वाले मारा तो लड़ाई हो जाएगी है, और दोनों तगड़े जम के लड़ाई हो जाएगी है। मेरा तो नहीं, WWE हो जाएगा यहां पर। तो भैया, तो यहां पर क्या होगा? सेंस और रिस्पांस किसकी वजह से है? यह है मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो सेंस एंड रिस्पांस को बोलते हैं कॉन्शियस। तो लिविंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होता है इसलिए कॉन्शियस। तो मेन फंडामेंटल क्या है? कॉन्शियसनेस की मेटाबॉलिज्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर। क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसलिए। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म की कॉन्शियसनेस? दोनों ही नहीं भैया, क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी मेहनत पे पानी फेंक दिया तुमने है। सबसे पहले क्या होगा? जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होगा तो कॉन्शियसनेस भी होगा। नहीं आई बात समझ? अरे भाई, दीवार खड़ी करोगे तब छत डालोगे ना, और जब छत डालोगे तभी तो घर बनेगा ना। अरे यार, नहीं बने। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिविंग में बेसिक कैरेक्टर कितने बताए? 3। मेजर कैरेक्टर कितने? अगर तुमसे कोई पूछे बताओ भैया डिफाइनिंग कैरेक्टर आप लिविंग, क्या बताओगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। फिर से बोलो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। फिर से बोलो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। फिर से बोलो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब तुमसे, अब देखो, ये मैंने अपना एंड पूरा कर लिया, अब तुम्हारे एंड पे, पाले पे भेज रहा हूं मैं, बॉल तुम्हारे एंड पे साहब। अब क्वेश्चन का आंसर तुम देना। क्या करा? व्हेन यू लुक यू अराउंड यू सी द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तुम लिविंग नॉन लिविंग दोनों देखते हो। यस, यू मस्ट बी द वंडर टू आस्क योरसेल्फ। तुम अपने आप से पूछो, व्हाट इज इट द मेक एंड द ऑर्गेनिज्म लिविंग? किसी चीज को लिविंग क्या बनाता है? एंड व्हाट इज दैट इनॉमिनेट डज नॉट हैव? इनॉमिनेट का मतलब क्या है सर? नॉन लिविंग।
कौन सी चीज है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है, लिविंग के पास है? कह रहा लिविंग थिंग हैज, तो तुम क्या बोलोगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्शियसनेस मत बोलना, तब क्या बोलोगे? सेल। क्योंकि हम बेसिक बात करें, क्योंकि जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तभी मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होगा तभी कॉन्शियसनेस होगा। नहीं आई बात समझ में? समझ रहे हो ना सर? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अगर किसी चीज में जिंदगी है तो हमें उससे किससे बनाना पड़ेगा? ईंटों से, सेल से। किससे बनाना पड़ेगा? सेल से। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है सर? तो सर लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। क्या कर रहा है? सेल इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बारे में 2 बार बात कर चुका हूं। एक रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में बात की थी मैंने, और एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के पहले पेज पे बात की थी। जब इस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का पहला पेज बताया था तो वहां भी बताया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नहीं बताया गया सर? और एक बार जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बताया तो वहां पहले पेज पे मैंने डिस्कस किया। 2 बार मैं ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर चुका हूं, वैसे तो बहुत बार कर चुका हूं, बट 2 बार आप पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का? 2 टाइप का। अगर ऐसे करके मैंने कहा था विकास भाई, अगर कोई सिंगल सेल है साहब, ध्यान से सुनेगा, अगर कोई सिंगल सेल है साहब, ध्यान से सुनेगा, अगर कोई सिंगल सेल है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है, कैसे एग्जिस्ट कर रही है? कैसे एग्जिस्ट कर रही है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है अगर कोई सिंगल सेल, और इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ कर रही है। क्या कर रही है? इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ क्या है सर? ले खाना खाना, डाइजेशन, सांस लेना, ब्रीदिंग, एटीपी बनाना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये क्या है? इसेंशियल फंक्शन। अब एक कपड़े ना मिले बताओ जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे। खाना ना मिले रहोगे। पोटी ना होगे भाई, तुम्हारी पोटी सुसु रुक जाए, पोटी सुसु होना तुम्हारा रुक जाए, बताओ सर्वाइव कर पाओगे? तुम्हारी बॉडी के अंदर सांस जाना बंद हो जाए, सर्वाइव कर पाओगे? घर ना हो सर्वाइव कर लोगे ना? अरे बोलो यार, कर लोगे ना? कपड़े ना हो सर्वाइव हो जाएगा ना? करते हैं सारे जानवर ऐसे घूम रहे, हम भी तो जानवर है। लेकिन हाँ, इसेंशियल फंक्शन, अब BMW ना मिले तो मर जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है ना? इसेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है? खाना खाना, पोटी करना, सुसु करना, रिप्रोडक्शन करना, सांस लेना, एटीपी बनाना, ये इसेंशियल फंक्शन में आता है। ठीक है सर? तो इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ अगर ये सिंगल सेल कर रही है तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यही सारे, ये खाना खाती है, मैं भी खाता हूं, लेकिन इसके अंदर फूड वैक्यूल बन रहा है। मेरे पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो एक सेल कर रही है, मेरे पास पूरा बिलियंस ऑफ सेल मिलकर वो काम कर रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सांस ले रही, मैं लंग से ले रहा हूं। मैं ये एक्सक्रीशन कर रही बॉडी सर्फेस है, मैं किससे कर रहा हूं? किडनी से कर रहा हूं। मेरे पास उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। तो बेटा ऑर्गेनिज्म बेसिकली कितने टाइप का? 2 टाइप का। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई, ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो और चाहे मल्टीसेलुलर हो, बनता किसका है? सेल का। नहीं आई बात समझ में? तो बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गई हमारी? सेल। देखो बेटा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने ऑर्गेनिज्म वो किसके बने? सेल के बने। वो चाहे यूनिसेलुलर हो या व्हाटएवर, वो मल्टीसेलुलर। यही चीज तो लिखी सर, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर। हाँ क्या हुआ?
मजाक नहीं कर रहा हूँ। मास्क हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी सेफ्टी के लिए लगा के रखो, समझे क्या? इतना जगह खाली बैठा, अलग अलग बैठो आराम से, है ना? है गलत तो नहीं कह रहे भाई? जिंदगी पहले तुम बाद में और कुछ। चलो आ गई मम्मी, आ गई उसकी, ठीक। हाँ चलो भाई, ऑनलाइन वाले भैया थोड़ी देर रुक गया था क्लास, है ना, सॉरी। चलो देखो, अच्छा ऑनलाइन का फ़ायदा तुरंत घर में ही पता चल गया कुछ हो गया हैं? चलो देखो भाई, तो हम ये कह रहे थे कि तुम्हारा यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सोलर ऑर्गेनिज्म, है ना, यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सोलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने कहा सर यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म के लिए मैंने आपको पिछले 2-3 महीनों में एक बहुत बार डिफिनीशन बोली होगी, है ना, कि आपका अगर कोई सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म कर रहा है ना, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, तो मैंने यहीं से चुराई है वो लाइन, देखो यही लिखी है, क्या लिखी है ना, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है अगर कोई एक सिंगल सेल, तो और वो क्या कर रही है, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे साहब उसको, यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या जरूरी है सर, अगर कोई सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात खत्म यहाँ पे। अब ये भूमिका बना रहा था, ठीक है, अब फाइनली हम पहुंच गए। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि लिविंग का जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है, आपका सेल है, और हमें सेल के बारे में बात करनी सर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि सर सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर देखो कह रहा है एनीथिंग इज लेस इज कंप्लीट, कह रहा है एनीथिंग इज लेस देन द ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कह रहा है अगर सेल से छोटा कोई भी कंपोजिशन है तो वो ये इस चीज को इंश्योर नहीं करेगा कि वो लिविंग है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर? क्यों? उससे छोटे स्ट्रक्चर्स अपने मैंने इसी वजह से बताया। मैंने क्या बताया कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या आ गया, सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर क्या है तुम्हारा एटम, फिर क्या है माइक्रोमोलिक्यूल, फिर क्या है मैक्रोमोलिक्यूल। ये सारे किस में आएंगे, नॉन लिविंग में आएंगे। किस में आएंगे, नॉन लिविंग में। क्लियर है सर? तो कह रहा सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर उसे हम लिविंग नहीं मानेंगे। हेंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत प्यारी सी लाइन है सर, सारे लोग बोलते हैं इसको। हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है सर, सेल है। अब इस सेल को सबसे पहले देखा किसने, सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। ऐसा बोला जाता है कि रॉबर्ट हुक ने देखा, बट एक्चुअल में जो हमारी सेल है साहब, ध्यान से सुनेगा, हमारी जो सेल है वो जो उन्होंने देखी थी वो डेड सेल थी, और उन्होंने उस सेल का क्या देखा था, सेल वॉल देखा था, कॉर्क देखा था एक्चुअली उन्होंने, ठीक है। तो कॉर्क की उन्होंने सेल वॉल देखी थी वो एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने वो डेड सेल देखी थी, तो इस वजह से अब यहां पर एनसीईआरटी उनका नाम नहीं देती, उनको तवज्जो नहीं दे रही एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रही है सर पहली लिविंग सेल, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, फर्स्ट लिविंग सेल, अंडरलाइन करिएगा, ए लिविंग सेल। कौन सी सेल, लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने खोजी सर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल किसने खोजी साहब, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले क्या खोजी थी सर, एक लिविंग सेल। लिविंग सेल इन्होंने देखी। भाई ऐसा है ना, पहले वाले जो लोग होते थे वो जादू टोना वाले होते थे, बढ़िया से अपनी कुछ ज्ञान देते नहीं थे। हमारे पूर्वज सब कुछ जानते थे ना, हवाई जहाज भी जानते थे, कुछ बता के नहीं गए साहब, है ना। इनके पास भी कुछ ऐसे लेंस टाइप के थे, है ना, जो लोगों को इन्होंने नहीं बताया। तो अब क्या हुआ, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग बचपन में खा लिए तो कागज की नाव बना ली, बरसात हो रही है ना, नहीं तो हवा तेज चल रही है तो हवाई जहाज बना लिया, है कि नहीं। गिल्ली डंडा खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, वन टिप हैंड वाला क्रिकेट खेल लिया, है कि नहीं, गली क्रिकेट खेल लिया। ये अपना खाली समय में क्या करते हैं, बरसात हो रही है, बरसात का पानी ले आए, उसमें उन्होंने उससे देखा, बोले यार इसमें ये कुछ दिख रहा है, अमीबा देखा इन्होंने। अपना सीमेंट निकाल लिया, उसको देखा, उसमें स्पर्म देखा इन्होंने, है ना। इन्होंने अमीबा देखा, इन्होंने बैक्टीरिया देखा, पड़ोस वाले अपने हाथ को देखा तो उसमें उनको बैक्टीरिया दिख गया। तो इन्होंने जो पहली सेल देखी थी वो क्या देखा, स्पर्म देखा। इन्होंने आरबीसी, पता चला चोट निकली, चोट लग गई तो उसमें ब्लड निकला, तो ब्लड में उन्होंने क्या देख ली, आरबीसी देख ली। तो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने जो फर्स्ट सेल देखी उसमें क्या देखा, इन्होंने स्पर्म देखा, इन्होंने आरबीसी देखा, इन्होंने बैक्टीरिया देखा। इस वजह से इनको यहां पर अमर कर दिया गया सर एनसीईआरटी में। इनको एनसीईआरटी तवज्जो दे रही है।
क्या है सर इनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने पहली बार देखा था क्या? ए लिविंग सेल। पहला पॉइंट जो हमारा काम का यहां से बढ़िया सा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने देखी थी क्या? फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी साहब? बोलो। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और अगर चाहो, वैसे एनसीईआरटी तो नहीं देती, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो 1683 में। कब देखा था इन्होंने? 1683 में। साइड में ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1683 में इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या देखी थी आपकी? इस फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद सर यहां पर बताया गया है सर, इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद यहां पर एक नाम और दिया गया है, नाम है सर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन है सर, रॉबर्ट हुक नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या बताया था? न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस किसने देखा सर? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो न्यूक्लियस देखा था सर यहां पर, ये इन्होंने न्यूक्लियस देखा था सर 1831 में। कब देखा था? 1831। ये डाटा एनसीईआरटी का है, अभी हम आगे दिखाएंगे। ये आपका डाटा एनसीईआरटी का, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। हाँ, ये डाटा मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया सर, ठीक है सर। 1831 में न्यूक्लियस किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या खोजा था? सेल। लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड। एक्चुअली उन्होंने क्या देखी थी? सेल वॉल। इसी वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है आपके? रॉबर्ट हुक। साइटो मींस क्या होता है? सेल। लॉजी मतलब स्टडी, सेल की स्टडी, ठीक है सर। अभी सुनिएगा सर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फिर यहां पर क्या कह रहा है सर? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देन यहां पर एक टर्म और दिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कितने लोगों ने देखा है? देखा है? कहां देखा? सरकारी हॉस्पिटल में। कौन से? कौन सा सरकारी हॉस्पिटल था? हाँ पागल है, नहीं देखा सर। मेडिकल कॉलेज में होता है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता, ठीक है। 2 करोड़ का आता है, ठीक है सर। हाँ, सबसे सस्ता 1 करोड़ 80 लाख का है, ठीक। तो स्कूल में ना होगा ना तुम्हारी सरकारी हॉस्पिटल में होगा। पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ की नहीं होती, तो कोई मतलब भी नहीं सर। जैसे IITs हैं आपके, है ना, एम्स है, ऐसे जो आपके संस्थान होते हैं वहां पर आपका देखने को मिलेगा। बड़ा इतना इससे बड़ा कमरा होता है, उसमें रखा जाता है, उसमें ना 2 करोड़ की चीज़ है ना भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी जो है सर, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी 1950 में, 1950 में, ठीक है सर। और ये डाटा भी एनसीईआरटी का है सर, ठीक। 1950। तो कितने डाटा दे दिए मैंने आपको यहां पर? 3। पहला बताया फर्स्ट लिविंग सेल किसने खोजी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दूसरा क्या बताया? रॉबर्ट ब्राउन। क्या बताया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे हमारे, रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे, उन्होंने क्या खोजा सर? न्यूक्लियस। 1831। मैंने कहा ना सर, यहां डाटा बहुत ज्यादा है, पढ़ते समय लगता है सर सरल है, उसके बाद वो डाटा मैसअप हो जाता है, क्वेश्चन निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो सारे डाटा लर्न करते हुए चलेंगे। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजी गई। उसी के बाद पॉसिबल हुआ सर कि हमारा जो सेल है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो सेल के अंदर की स्टडी तभी हो पाई, हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, इनके बारे में डिटेल स्टडी तभी पॉसिबल, मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कब पॉसिबल हुई? जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा। अब यहां पर सर यहां पर थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात एनसीईआरटी कर रही है सर। यहां पर कहना है कि ये जो सेल है, सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी? सेल क्या है ये, किसने इसके बारे में सेल थ्योरी दी? तो सर यहां पर 2 नाम दिए गए हैं। एक दिया गया मैथ्यू स्लेडन। क्या दिया गया है? मैथ्यू स्लेडन। मैथ्यू स्लेडन एक बेटा बॉटनिस्ट थे, वनस्पत वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? वनस्पत, जो आपके पादप जगत की स्टडी करते थे। और ये रहने वाले जर्मनी के थे, जहां का हिटलर रहने वाला था, ठीक है सर। हिटलर के देश का रहने वाला था, जर्मनी का। ये एक बॉटनिस्ट था, और सर बॉटनिस्ट था तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये क्या पढ़ेगा? प्लांट पढ़ेगा। इन्होंने पढ़ के बताया कि दुनिया के जितने भी प्लांट हैं, उन्होंने जो पढ़े थे, उन्होंने बताया वो सारे प्लांट किसके बने हैं? सेल के बने हैं। किसके बने हैं? सेल के। इन्होंने क्या बताया? ये एग्जामिन किया उन्होंने, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को इन्होंने एग्जामिन किया और ऑब्जर्व किया, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा सारे प्लांट क्या बने हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ठीक। और इन्होंने अपना पेपर कब पब्लिश कराया? 1838 में। कब पब्लिश कराया? 1838 में। वहीं दूसरी तरफ आपकी ये बात है सर ब्रिटेन की। कहां की सर? ब्रिटेन जिसे लंदन कहते हैं ना, जो अंग्रेज जिनको बोलते हैं ना, तो ब्रिटेन देश का रहने वाला एक बंदा था जिसका नाम था सर थियोडर सॉन। क्या नाम था सर? थियोडर सॉन। अच्छा एक बात बताओ, तुम कुत्ता कमीना किसको, वैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, है ना, लेकिन तुम किसे बोलते हो जिसने तुम्हारा बुरा किया हो? अरे बोलो यार,
गरियाओगे किसी को कब? जब किसी ने तुम्हारा कुछ बुरा कर दिया हो। क्यों दीदी? गलत कर रहे हैं, सही कह रहे हैं? तो सर सुनिएगा मेरी बात। तो स्वान क्या होता है सर? डॉगी। अरे नहीं, विद्यार्थी पंच लक्षण सुने नहीं सुने? हाँ, है ना? कौन कौन से लक्षण है? स्वान निद्रा होनी चाहिए। शुरुआत क्या है? शुरुआत क्या है? काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा है तुम्हारे पास। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, है ना? और स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। तो क्लास में सो जाते हैं क्यों भाई, है ना? स्वान निद्रा तो छोड़ो, स्वान निद्रा और अल्पाहारी और ग्रह को छोड़ने वाले, चलो छोड़े बहुत तो नुकसान है ना? ठीक है। तो सर स्वान का मतलब क्या होता है संस्कृत में? डॉगी। और डॉगी सर जो है इसे बायोलॉजी में क्या कहते हैं? कैनीज। अरे एनिमल किंगडम में बताया, डॉगी को क्या कहते हैं? कैनीज। तो एनिमलिया का मेंबर है साहब, ठीक है? तो सर ये स्वान साहब जो हैं वो क्या है? जूलॉजिस्ट हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है सर? ये एक जूलॉजिस्ट हैं सर, और ये रहने वाले कहाँ हैं? ब्रिटेन के। और ये जूलॉजी, लेकिन खास बात समझिए, हमारे जो पूर्वज थे ना, मल्टी टैलेंटेड थे। ऐसा नहीं उनको मैथ आती है तो बायोलॉजी नहीं आती है, ऐसा नहीं है। स्ट्रीम नहीं था सर, है ना? उनको मैथ भी आती थी, बायोलॉजी भी आती थी, प्लांट भी जानते थे, है ना? एनिमल भी जानते थे। तो ये ऐसा बंदा था सर कि इसने प्लांट पे भी स्टडी की और एनिमल सेल पे भी स्टडी की, ठीक है सर? और इन्होंने 3 काम किए। कितने काम किए? पहला काम इन्होंने सर क्या किया? इन्होंने बताया सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ, जो सेल वॉल है सर, ध्यान से सुनिएगा सर, सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। किसने बताया? स्वान ने। दूसरी चीज इन्होंने बताया किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में साहब। किसके बारे में बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरा काम, ठीक। और तीसरी बात क्या बताई इन्होंने? तीसरी बात इन्होंने बताई कि ऑल एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं इस दुनिया के, जो जानवर हैं इस दुनिया में, वो ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है सर? इन्होंने बताया 3 चीजें। इन्होंने, जैसे स्लेडन ने क्या बताया था? सारे प्लांट किसके बने हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के। वैसे इन्होंने कहा सारे एनिमल किसके बने हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के। इन्होंने 2 बातें एडिशनल बताई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई इन्होंने, और इन्होंने क्या बताया? ऑल सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सर? और इनकी ये हाइपोथेसिस कब आई थी? 1839 में। कब आई थी? 1839। और सर इन दोनों की हाइपोथेसिस, ध्यान से सुनेगा, इन दोनों की ये जो हाइपोथेसिस है, इसको कंबाइन करके पहली बार बताया गया किसके बारे में? इन दोनों की हाइपोथेसिस को पहली बार यहां पर एक साथ मिला करके क्या बताया गया? बताया गया सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है सर, ध्यान से सुनेगा, सेल थ्योरी कहती है ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये क्या है सर? आपकी सेल थ्योरी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सेल थ्योरी क्या कह रही है सर? ऑल एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या बता रहा है? ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर? अब मेरी बात सुनेगा सर, ये सेल थ्योरी है सबसे पुरानी। अभी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये बताई थी स्लेडन और स्वान ने। इसके बाद इनसे लोगों ने कहा सर ठीक है, मान लेते हैं सारे एनिमल प्लांट्स जो हैं वो सेल के बने हैं और उन्हीं का प्रोडक्ट है, सेल से उन्हीं से बनता है दूसरा ऑर्गेनिज्म, वो भी उसका प्रोडक्ट है। लेकिन हमको ये बताओ एक सेल से दूसरी सेल बनती किस प्रोसेस से? एक सेल से दूसरी सेल बनती किस प्रोसेस से? हमको ये बताओ। ठीक विकास भाई? लोगों ने इनसे पूछा, चलो ठीक है आपकी बात ठीक है, सारे एनिमल और प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल है, वो प्रोडक्ट बना किस प्रोसेस से? किस प्रोसेस से ये हुआ? तो बोले भाई ये हमको पता नहीं है। तो कुछ समय के बाद सर आपका 1855 में, कब की बात है सर? 1855 में पहली बार एक बंदा है जिसका नाम है रोडल्फ विर्चो। रोडल्फ विर्चो ने बताया सर कि एक सेल से दूसरी सेल बनती है कैसे? सेल डिवीजन से। कैसे बनती है? सेल डिवीजन। एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है? सेल डिवीजन से। कह रहा न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब मेरी बात सुनेगा, एक सेल से दूसरी सेल बनती है किससे? सेल डिवीजन से। ये हमारी भाषा में हो गया, आपको बात समझ में आ गई। इन्होंने अपनी गांव वाली लैंग्वेज है ना भोजपुरिया में बोल दिया। भोजपुरिया में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ओमनी सल्ला और ई सल्ला। बात वही है सर, बस इसका इनका बोलने का तरीका है। इन्होंने अपनी भाषा लैटिन भाषा में इस बात को बोल दिया सर कि ओमनी सल्ला और ई सल्ला। जो मतलब है इसका न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल का, वही मतलब है सर किसका? ओमनी सल्ला और ई सल्ला। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया सर? क्लियर है सर? तो अब ये आ गया सर कि एक सेल से दूसरी सेल बनती है। यस बिल्कुल सही बात है। कैसे बनती है ये भी पता चल गया। अब इन लोगों ने किसके बारे में बात की थी? इन लोगों ने बात की थी एनिमल और प्लांट के बारे में। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब लोगों ने इतने दिनों बाद, आपका भैया 1839 में बात आई थी,
तब तक भाई साहब 50 साल होने के गए, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, न्यू सेल थ्योरी आई। क्या है सर, न्यू सेल थ्योरी। न्यू सेल थ्योरी क्या कर रही है, ध्यान से सुनेगा। न्यू सेल थ्योरी कह रही है, चेंज क्या हुआ ध्यान से देखिएगा। न्यू सेल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं सेल डॉक्ट्राइन, जिसे हम कहते हैं सेल प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल। इसमें फर्क क्या आया, इसमें फर्क आया सर, ध्यान दीजिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या कर रहे थे, ऑल प्लांट ऑल एनिमल्स। न्यू सेल थ्योरी क्या कर रही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, एवरीवन। All living organisms are composed of cell and product of cell, and all cell arise from the pre-existing cell by the cell division. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ ना बोल भाई। एंड दैट इज द सेल थ्योरी, ये आपकी प्रिंसिपल है, इसे हम सेल थ्योरी को, इसी को बोलते हैं सेल डॉक्ट्राइन, इसी को बोलते हैं सेल प्रिंसिपल, और ये आपकी न्यू सेल थ्योरी निकल के सामने आ जाती। तो हमने अभी तक क्या बताया, बताओ भैया, आपकी सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉर्न। किसने देखी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉर्न। बताओ किसने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा, रॉबर्ट ब्राउन, वेरी गुड। अच्छा बताओ भैया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया, 1950, वेरी गुड। बताओ भैया, स्लेडन कहां का रहने वाला था, जर्मनी का। और बताओ स्वान कहां का रहने वाला था, बताओ कौन जूलॉजिस्ट था, कौन बॉटनिस्ट था, किसने प्लांट सेल पे काम किया, दोनों ने किया, दोनों ने किया, है ना भैया। केवल प्लांट पे किसने किया, स्लेडन ने। भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने खोजा, स्वान ने। किसने खोजा, स्वान ने। बताओ सारे एनिमल सेल के बने होते किसने बताया, स्वान ने। सारे प्लांट डिफरेंट टाइप की सेल के बने किसने बनाया, स्लेडन ने। बताओ सेल डिवीजन किसने खोजा, रोडल्फ विर्चो ने। सेल डिवीजन किसने खोला, रोडल्फ विर्चो। ओमनी सेल्युला और ई सेल्युला। तो बताओ बेटा, जो न्यू सेल थ्योरी है उसमें ऑल प्लांट और एनिमल था कि ऑल ऑर्गेनिज्म था, ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म आप कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ बोलो पक्का है ना सर। अब देखो भैया, ये बात हो गई सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता वायरस। क्यों नहीं करता, दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या वायरस के पास कुछ लिविंग कैरेक्टर है, यस है, क्योंकि वो जब होस्ट के अंदर होता है तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस करता है, यानी मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन कब, जब होस्ट की बॉडी में होता है। क्लियर है, इस वजह से उसको डेड भी नहीं बोल रहे हैं, लिविंग भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या वो सेल थ्योरी को मानता है, नहीं मानता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो अब बेसिक यहां पर बात कर ली हम लोगों ने, इसके यहां पर किसकी बात कर ली, हमने यहाँ की रूपरेखा पढ़ ली, हमने यहाँ पर पढ़ लिया इसकी हिस्ट्री। अब हमारा चैप्टर का मेन पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पर बता रहा है किसके बारे में सर, सेल के बारे में। अब सेल के बारे में यहाँ पर सबसे पहले क्या बताना चाहता है एनसीईआरटी, सबसे पहले यह बताना चाहता है कि सेल कितने प्रकार की है, सेल कितने प्रकार की है, सेल कितने प्रकार की। इसको बताने के लिए एनसीईआरटी ने एक अनोखा तरीका निकाला। क्या निकाला साहब, एनसीईआरटी कह रही है काम करो, प्याज ले लो। क्या ले लो, प्याज, 1 किलो नहीं, 1, उससे एक सेल निकाल लो, ठीक। और क्या करो, अपने चीक से, ह्यूमन चीक, गाल से क्या करो, एक सेल निकाल लो, ठीक। तो अब एक सेल निकाली कहां से, ओनियन से। तो ओनियन से जो सेल निकाली आपने, ध्यान से सुनेगा, जो सेल आपने ओनियन से निकाली है वो सेल कौन सी है भैया बताओ, वो सेल हो गई आपकी यहां पर प्लांट सेल। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। एक आपने क्या ले ली, कहने का मतलब एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला। आपने एक क्या ले ली सर, प्लांट सेल ले ली। और सर एनसीईआरटी क्या करी, एक ह्यूमन चीक की सेल ले ली, यानी कि ह्यूमन क्या है सर आपका, ये तुम्हारा क्या है, एनिमल। तो एनिमल की सेल ले ली सर। बोले ठीक है सर। अब बोले एक काम करो सर, अब दोनों सेल्स को देखो, दोनों सेल्स को देखना है। अब दोनों सेल्स को बोले जब आप देखोगे तो दोनों ही सेल्स में आपको अंदर जेनेटिक मटेरियल, क्या सर, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर, डीएनए। बोले ठीक है सर, ओके डन, वेरी गुड, अच्छी बात है सर। डीएनए जो होता है ना, ध्यान से सुनेगा, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर क्या है सर, अच्छा ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है सर, ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल यहां पर क्या है सर आपका, डीएनए है। क्या है सर, डीएनए। अच्छा डीएनए किसका बना होता है बताओ, डीएनए की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। नाम सुना है कभी, नहीं सुना है, सही बताना, झूठ मत बोलना, 10वीं पास होना सब लोग पक्का। भैया न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, किसका बना होता है भैया। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें ना, ह्यूमन की, अगर एक ह्यूमन के डीएनए को देखें, जैसे हमको बनाने के लिए पापा ने एक डीएनए दिया था N, ठीक। तो इसके एक डीएनए, हाफ डीएनए में होता है 3.3 × 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स।
ठीक है सर। और मम्मी ने हमको कितने दिए थे? मम्मी ने भी हमको इतने दिए थे, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड। और जब ये दोनों फ्यूज हुए तो क्या बना था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसे हमने क्या नाम दिया था? जाइगोट। तो हमारे डीएनए में टोटल न्यूक्लियोटाइड आपके बेस पेयर कितने हो गए थे? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और हमारी सेल में, मेरी सेल में जो डीएनए है उसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 2.2 मीटर। 2.2 नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल भाई। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर कितना मीटर लंबा धागा है? 2.2 मीटर लंबा धागा। मेरी हर एक कोशिका के अंदर ये 2.2 मीटर लंबा क्या है? धागा पाया जा रहा है। और हमारी नहीं, आप सबकी सेल में। ठीक, तो अब हमारी सेल्स के अंदर इसे रखने के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, मैं क्यों कनेक्ट करना चाह रहा हूं आपको, बेवजह नहीं ले जा रहा हूं, प्लीज मेरी बात। मैं हर एक बात बताऊंगा, न्यूक्लियोटाइड बताऊंगा, न्यूक्लियोसाइड बताऊंगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बताऊंगा, डीएनए स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा जो डीएनए है, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, हमारा जो डीएनए है वो सर कितना लंबा है सर? वो है सर 2.2 मीटर। 2.2 मीटर लंबा। और माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर उसे रखना है, तो सर इसके लिए हमें उसके क्या करना पड़ेगा? क्वाइल कि सुपर क्वाइल? पक्का ना? अरे सोचो यार, जैसे कपड़े तुमको रखने हैं अपने पूरे, तुम्हारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो उनको ऐसा करके अलमारी में ऐसे ही मन चाहे ऐसे फेंक दिया कि आपने हैंगर में टांगा। कब जगह कम लेंगे? कम जगह कब लेंगे? जब हैंगर में टांगोगे, या फिर तहा के रख दो बढ़िया से। गलत करें सही कर रहे हैं? तो भैया जैसे तुमने कभी पतंग उड़ाई है? अब पतंग नहीं उड़ाई है? अरे देखा तो होगा ना, उसकी चरखी होती ना, उस पर क्या होता है? मंझा होता है, तो है ना, वो मंजा कम से कम 100 मीटर लंबा हो सकता है ना। और उसी मंजे को अगर उस चरखी से डालो तो बहुत ज्यादा लगेगा, और उसके ऊपर क्या होता है? चरखी ऊपर आराम से लिपटा होता है, तो उसको क्या करते हैं? क्वाइल करते हैं। क्या करते हैं? क्वाइल। बोलो हाँ या ना भाई? तो सर यहां पर हम अपने डीएनए को क्या करते हैं? क्वाइल करते हैं। क्या करते हैं? क्वाइल करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? क्या करके रखते हैं? क्वाइल करते हैं। सर एक मेरी बात सुनेगा, हमारा जो डीएनए होता है, सर ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, हमारा जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और सर ये हमारा मंझा है। क्या है? ये मंझा है। अब मंझे को किस पे लपेटोगे? चरखी पे। अरे यार, चरखी पे तो लपेटोगे। चरखी क्या है सर? हिस्टोन। क्या है? हिस्टोन। क्या है सर? हिस्टोन। चरखी क्या है? चरखी क्या है? हिस्टोन इज चरखी। और हिस्टोन ये जो क्या है? चरखी जिसे बोले क्या है? प्रोटीन है। क्या है साहब? प्रोटीन। और ये प्रोटीन आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है सर? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। कैसी चार्ज प्रोटीन है? चार्ज बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अरे हाँ ना बोल भाई। सर पॉजिटिव और निगेटिव तो आपस में बताओ चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? सर हिस्टोन के ऊपर हमारा डीएनए क्या होता है? चिपका होता है, क्वाइल्ड होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगती है, यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस, अब उसमें हिस्टोन भी होती हैं और सर यहां नॉन हिस्टोन भी होती हैं, उसकी बात करेंगे जब हम मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे। हमारा जो डीएनए है, प्लीज मैंने बहुत कोशिश की यहां तक लाने के लिए आपको, इस बात को एक टर्म को समझाने के लिए। सर हमारे सेल और प्लांट के सेल के अंदर जो डीएनए है वो सुपर क्वाइल्ड है। किसकी मदद से? हिस्टोन की मदद से। हिस्टोन इज द प्रोटीन। हिस्टोन इज प्रोटीन और डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन का दूसरा नाम है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का धागा। ए चाचा इधर देखो, उधर का देख रहे हो? क्रोमैटिन का नाम सुना है कभी? हमारी सेल के अंदर डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? किस फॉर्म में रहता है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिएगा मेरे को अपने आप से जोड़ने की। ये हमारी एक सेल है साहब। क्या है सर? सेल। सर प्लीज मेरी बात को सुनेगा, अगर सेल अच्छे से समझ में आई तो आपको जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर में दिक्कत नहीं होने वाली। फंडामेंटल यूनिट है सर, ध्यान से सुनेगा सर। सर यहां पर आपकी कोई भी सेल हो इस दुनिया की, उसका अपना एक लाइफ स्पैन है। क्या है? बताओ व्हाट इज लाइफ स्पैन? बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ इसका लाइफ स्पैन। तो बताओ सेल का लाइफ स्पैन नहीं है क्या? है सर। इस दुनिया में जैसे हमारी स्किन की सेल 24 घंटे, हमारा बैक्टीरिया 20 मिनट, हमारा ईस्ट 90 मिनट, अरे यार हमारी आरबीसी 120 दिन। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? पक्का है ना सर? ध्यान से मेरी बात को सुनेगा सर। तो सर हम मान लेते हैं कि अगर हमारी ये स्किन सेल है, कौन सी सेल है सर?
अगर ये स्किन सेल है सर, हर एक, जैसे हमारी जिंदगी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कितने फेज? 3। कौन कौन से? जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज और नहीं भैया, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंस। जुवेनाइल और वेजिटेटिव तो बात एक ही है सर। वैसे ही सर सेल की लाइफ में 2 फेज। कितने फेज? कितने फेज? एक होता है तुम्हारा इंटरफेज और एक होता है तुम्हारा एम फेज। और जब इंटरफेज और एम फेज में सेल गुजर जाती है तो उससे कितनी सेल बन जाती हैं? 2। बोलो हाँ या ना। इस एम फेज को कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अभी सुनेगा सर, अपनी लाइफ का ओ वर्मा जी, अपनी लाइफ का भाई साहब, अपनी लाइफ का 95% पार्ट सेल गुजारती है इंटरफेज में। किसमें गुजारती है? इंटरफेज में। कितना परसेंट पार्ट? 95। 5% पार्ट किसमें गुजारती है? एम फेज में। और सर इसका जो डीएनए है वो इंटरफेज में रहता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है? क्रोमैटिन मतलब फनी डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमैटिन मतलब डीएनए प्लस या न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन। और सर जब ये जाती है एम फेज में तो यही क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। नहीं आई बात समझ में? तो क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, डीएनए का एक फॉर्म है। जैसे आज तुम लोग अपना टी शर्ट पैंट में, आप लोअर टी शर्ट में बैठो बड़ी आराम से, ठीक, लेकिन हाँ शादी वाले दिन क्या करोगे? शेरवानी लगाओगे, दूल्हा बनोगे। तो दूल्हा क्या फिर जिंदगी भर दूल्हा बन के घूमोगे? नहीं ना, दूल्हा कुछ टाइम के लिए बनता है, फिर वैसे फिर हम नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। तो जब आपके सेल को डिवाइड करना होता है तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज कॉल्ड क्रोमो। मैं केवल यह समझाना चाह रहा था सर, डीएनए अपनी लाइफ में हमारी सेल के अंदर कितने फॉर्म में रह रहा है? 2 फॉर्म, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के फॉर्म। नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है सर क्रोमैटिन हो या क्रोमोसोम हो, दोनों में क्या होते हैं? जीन। क्या होते हैं चाचा? नींद आ रही तुमको? क्या होते हैं? जीन। अभी मेरी बात ध्यान से सुनेगा सर। तो हमारा सर ध्यान से सुनेगा मेरी बात। यहां पर क्या कह रहा है भैया? हम कह रहे हैं सर यहां पर जब आप देखोगे तो आपको यहां पर क्या दिखेगा? जेनेटिक मटेरियल। क्या दिखेगा बेटा? क्या दिखेगा? सर जी ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना सर, इसे तुम क्रोमैटिन बोल सकते हो, क्रोमोसोम भी बोल देते हैं हम लोग। इसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, क्रोमैटिन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत। बात किसकी हो रही है? जेनेटिक मटेरियल की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर प्लांट सेल का देखोगे, प्लांट सेल को देखोगे और चाहे आप एनिमल सेल में देखो, यहां पर इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा एनवेलप। क्या देखने को मिलेगा? एनवेलप। एक एनवेलप मिलेगा, एक कवरिंग मिलेगी, और वो भी डबल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है? इसके ऊपर कैसी मेम्ब्रेन है सर? ये डबल मेम्ब्रेन एनवेलप है। और ये डिसकंटीन्यूअस है। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे करके इस तरीके से, नहीं। कैसा है सर? ये डिसकंटीन्यूअस है। कैसा है साहब? डिसकंटीन्यूअस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? डिसकंटीन्यूअस है। यहां पर आपकी प्लांट सेल के अंदर, आपके एनिमल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर एक एनवेलप है जो डिसकंटीन्यूअस है, डबल मेम्ब्रेन है, और इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कैरियन। क्या कहते हैं सर? कैरियन। क्या कहते हैं सर? कैरियन। व्हाट इज कैरियन? न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियन है। ऐसी कोशिकाएं, साहब नामकरण करने जा रहे हैं, सुनिएगा सर, बधाई दीजिए। ऐसी सेल जिसके पास पाया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप। क्या पाया जाता है? ऐसी कोशिकाएं मेरे लल्ला, ऐसी कोशिकाएं जिनके ऊपर पाया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं भाई साहब? भैया ध्यान से सुनिएगा, उसे कहते हैं यूकैरियोट। यू का मतलब ट्रू, यू का मतलब सच्चा न्यूक्लियस है इनके पास, झूठा नहीं है सर। न्यूक्लियस किसे कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? ऐसी कोशिकाएं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल नंगा नहीं है, कवर्ड है, वो यूकैरियोटिक। सर नामकरण कर दिया इनका। आप देखो भैया, तुमने कहा क्या ऐसा भी होता है किसी का नंगा होता है? यस सर, कुछ का ऐसा होता है जिसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर नहीं पाया जाता है कवरिंग, नहीं पाया जाता है कवरिंग। जिनके ऊपर नहीं पाया जाता है कवरिंग, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं सर क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने प्रकार की? 2 प्रकार।
जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक, जिनके पास नहीं है वो। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, या कह सकते हो क्रोमैटिन, और आपकी एनसीईआरटी नाम लिखती है क्रोमोसोम। नहीं आया सुनने? ऐसी कोशिका जिसके पास पाया गया क्या? ट्रू न्यूक्लियस। क्या पाया गया साहब? ऐसी कोशिका जिसके पास क्या पाया गया? ट्रू न्यूक्लियस पाया गया, जिसके पास कवर्ड, जिसके पास क्या पाया गया? कवर्ड न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनिएगा, जिसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? कवर्ड है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। क्या कर रहा है सर? कह रहा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा सर, क्या कर रहा है? न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। इस लाइन के लिए मेहनत की मैंने कि आप समझ सको कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। सर डीएनए ही क्रोमोसोम है और डीएनए ही क्रोमैटिन है। नहीं, आप ही वो हो जो आज बैठो और आप ही वो होगे जिस दिन दूल्हा बनोगे। बंदा वही है, बस कपड़े चेंज हो गए, फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है सर? तो सर आपका ये कैसा होता है? ये इसके ऊपर क्या पाया जाता है सर? इसके ऊपर पाया जा रहा है डेंस मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है सर? डेंस मेम्ब्रेन है। और इस डेंस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस कह रहे हैं। और जिसके पास आपकी मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई पाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। सर अगली लाइन क्या कह रही है? लैक द मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। जिनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, ऐसी कोशिकाएं जिनके पास क्या नहीं है? मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई नहीं है सर, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर? तो बताओ कोशिका कितने प्रकार की? प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और पक्का है ना सर? देखो और तो डिफरेंस के भाड़ में, आप मेन चीज समझो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किस बेसिस पे नाम रखा जा रहा है। कैरियन मींस न्यूक्लियस होता है, और दोनों ही वर्ड को आंखें खोल के दिल से एकदम देख लो भाई साहब, दोनों में कैरियन लिखा है। कैरियोटिक क्या लिखा है सर? कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें सच्चा वो यू, जिसमें पुराना, जिसमें नहीं है वो क्या है? प्रो। नहीं है समझ में आया कि नहीं आया सर? नाम अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बेटा सेल कितने प्रकार की, तो आप क्या बताओगे? 2 टाइप की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस बेसिस पे नामकरण किया गया? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस मत बोलना, न्यूक्लियर एनवेलप के बेसिस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, जिसमें कवर्ड है, बस बात खत्म। ठीक, उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है? नहीं, डीएनए होता है। हां, डीएनए की फॉर्म है क्रोमोसोम, है ना? डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में भी मिलता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में भी मिलता है। नहीं है बात समझ में? कहां? सेल में ही मिलता है। वो अलग बात है, तुम हमसे आज मिले हो तो हम तुम्हें टीचर की फॉर्म में मिले, घर पे मिलोगे तो हम मरियम तिवारी की फॉर्म में मिलेंगे, दोस्त की फॉर्म में मिलेंगे, है कि नहीं भैया? गलत तो नहीं कह रहा है? तो यहां पर क्या कह रहा है सर? यहां पर कह रहा है सर आपका वो सेल कितने प्रकार की? बेसिकली ही 2 प्रकार की, है ना? ऐसी कोशिकाएं जिनके पास क्या पाया गया? जिनके पास न्यूक्लियस पाया गया, जिनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड जेनेटिक मटेरियल है वो यूकैरियोटिक, जिनके पास नहीं है वो। क्या दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल है? यस। क्लियर है ना सर? क्या अगर न्यूक्लियस एनवेलप नहीं होगा तो क्या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा? न्यूक्लियर एनवेलप होने से यह डिसाइड नहीं हो सकता कि मेटाबॉलिज्म ना हो। मेटाबॉलिज्म के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ लाइफ। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ लाइफ। मेरे भाई साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी है। और जब साइटोप्लाज्म है तो सर मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होगा तो इरिटेबिलिटी, और इरिटेबिलिटी होगी तो भैया कॉन्शियसनेस। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, भैया अगर साइटोप्लाज्म दोनों में है तो दोनों लिविंग है। मतलब ये कहना कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा तो बंदा लिविंग नहीं होगा, गलत बात है। ऐसा नहीं है सर, प्रोकैरियोटिक सेल भी लिविंग है, यूकैरियोटिक सेल भी लिविंग है विकास भाई। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या पाया गया भैया? साइटोप्लाज्म। क्या पाया गया चाचा शुक्ला जी? क्या पाया गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ लाइफ। मेन एरिना ऑफ लाइफ क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ लाइफ। बोलो आगे बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते? पक्का है सर? सर मेरी बात सुनिएगा, आप क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम टेक कर रहे हैं, फिर गिव कर रहे हैं। खाना खाया, एसटीटी बेस निकाला, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। क्लियर है सर? डन है सर? ये क्या है? गिव एंड टेक। किस लिए कर रहे हैं? ताकि खुद को इक्विलिब्रियम में जाने से बचा सके। और जिस दिन हमने क्या किया?
गिव और टेक कहना बंद किया, जिस दिन हमने क्या हुआ, हमारे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का बराबर हो गया, उसी दिन सांसें एस्केप वेलोसिटी से निकल, लिविंग स्टेट खत्म, इक्विलिब्रियम में पहुंच। लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए आपके अंदर मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। नहीं समझे सर? समझ रहे हैं ना? जिस दिन ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, कैपेबिलिटी शरीर में ये नहीं रह जाएगी कि अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई साहब पूरी दुनिया से लड़ के सांस लेते हो, नहीं समझे? पूरा ऊपर से रखा है एटमॉस्फेयर, पूरा नहीं समझे, पूरा पूरा का पूरा हवा प्रेशर लगा रही है और तब भी उसको धक्का देकर लंग्स अंदर क्या ले जा रहा है, ऑक्सीजन। बहुत ताकत लगाते हैं हम लोग, तुम समझ नहीं पाते हो बस। ठीक, अगेंस्ट द नेचर सांस ले रहे हो सर। और जिस दिन बराबर हो गया अंदर बाहर, उस दिन क्या होगा, उसी दिन आपका क्या हो जाएगा, लिविंग स्टेट भी खत्म हो जाएगा। लिविंग स्टेट टर्म के बारे में बायोमॉलिक्यूल में बहुत अच्छे से बात करेंगे, बस अभी इतना समझ लीजिए, लिविंग स्टेट क्या है, खुद को इक्विलिब्रियम से में जाने से रोकना। भैया ओ चाचा लल्ला, खुद को इक्विलिब्रियम में जाने से, इसे क्या है कहते हैं, लिविंग स्टेट। आई बात समझ में? और जिस दिन आप इक्विलिब्रियम के चले गए, उसी दिन क्या होगा, लिविंग स्टेट खत्म, उसी दिन मेटाबॉलिज्म खत्म, कॉन्शियसनेस, हार्ट चलना बंद। नहीं समझे? फिर चाहे जहां कूटो चाहे जहां दबाओ, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है सर? तो सर प्रोकैरियोटिक भी लिविंग है और यूकैरियोटिक भी। क्यों? क्योंकि दोनों के पास साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म क्या है सर, मेन एरिना ऑफ लाइफ। बोलो बात समझ में कि नहीं? आपकी सेलुलर एक्टिविटी के लिए जो मेटाबॉलिज्म है वो साइटोप्लाज्म चाहिए, और साइटोप्लाज्म दोनों जगह है, जेनेटिक मटेरियल दोनों जगह है। ठीक, हाँ डिफरेंस क्या है, वहां सेल एनवेलप नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप पाया गया। देखो पढ़ लेते हैं, कह रहे यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व द सेल ऑन द ओनियन पिल एंड ह्यूमन चीक्स अंडर द माइक्रोस्कोप, लेट अस रिकॉल दैट द स्ट्रक्चर ओनियन सेल विच इज टिपिकली ए प्लांट सेल। ओनियन सेल क्या कह रहा है, विच इज ए टिपिकली प्लांट सेल, है डिस्टिंक्ट द सेल वॉल। क्या कह रहा है सर, सेल वॉल, एंड उसकी हमने क्या तोड़ी, सेल वॉल तोड़ी, एंड आउटर बाउंड्रीज एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा कि आपको अगर जैसे हमने प्लांट सेल ली तो उसमें क्या क्या हटाना पड़ेगा, सेल वॉल हटानी पड़ेगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाओगे तभी तो न्यूक्लियस मिलेगा, है ना। देन क्या कह रहा है, कह रहा सेल आप द ह्यूमन चीक हटाओगे तो क्या हटाओगे, आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि आपकी एनिमल सेल में केवल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो आपको न्यूक्लियस देखना है प्लांट सेल का, तो क्या क्या हटाओगे, सेल वॉल हटाओगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाओगे। और अगर आपको एनिमल सेल का न्यूक्लियस देखना है तो क्या हटानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है सर। देन कह रहा है कि अब आपने जब वो मेम्ब्रेन हटा दी, इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम। सर मैं फिर से बता रहा हूं, क्रोमोसोम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्रोमेटिन। अब किस फेज में देख रहे हो, अगर सेल इंटरफेज में है तो क्रोमेटिन दिखेगा, और अगर सेल एम फेज में है तो क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा, है ना। अब जिस दिन तुम्हारी शादी उस दिन हम तुम्हारे घर जाएंगे तो दूल्हे के फॉर्म में दिखोगे, ऐसे जाएंगे तो तुम हमें टी शर्ट और लोवर में मिलोगे, है ना। बात समझे कि नहीं। तो वही चीज यहां पर है सर, कह रहा कि आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द सेल, इनसाइड द सेल डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, एंड सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल, एंड वेयर दैट लैक्स द मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस दैट इज प्रोकैरियोटिक। इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में एक खास बात यह है सर कि दोनों में क्या पाया जाता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या है सर, साइटोप्लाज्म। और ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, और यही क्या है, मेन एरिना ऑफ लाइफ है किसका, चाहे वो प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो। एंड वेरियस केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शन का मतलब सर मेटाबॉलिज्म, गलत बात है, नाइंसाफी आ रहा है ना, मैंने बहुत कोशिश की, गलत आंसर दिया सर। क्या बोलेंगे इसे, मेटाबॉलिज्म। मैंने कहा था केमिकल रिएक्शन जो प्रोटोप्लाज्म में रहती है ना, करत होती है, जिनका बायोमॉलिक्यूल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। नहीं आई बात समझ में, आई कि नहीं आई सर। तो यहां पर क्या कह रहा है साहब, ध्यान से सुनेगा सर, मेटाबॉलिज्म। और मैंने कहा ना जब तक मेटाबॉलिज्म होगा, कब तक मेटाबॉलिज्म होगा, तब तक जब तक इंटरेक्शन होगा, है ना। तो मेटाबॉलिज्म होगा, और जब तक मेटाबॉलिज्म होगा सर तब तक आप रहोगे लिविंग स्टेट, और जिस दिन मेटाबॉलिज्म बंद उस दिन लिविंग स्टेट।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पर बेसिक बात कर रहा था सर, लिविंग का जो बेसिक कैरेक्टर है वो सेल है, और सेल कितने टाइप की हो गई सर? 2 टाइप की, एक हो गई प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक डिफरेंस बताया और एक सिमिलरिटी बताई। क्या डिफरेंस बताया अभी तक? कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक तो बताया कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर एनवेलप और यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर एनवेलप। आपको आपसे न्यूक्लियस कहे तो न्यूक्लियस मत कहना, वो नॉर्मली कह देते हैं, बट एक्चुअल में न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो रही है। ठीक है सर? न्यूक्लियर एनवेलप किस में नहीं है? प्रोकैरियोट में। किस में है? यूकैरियोट में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर? डन है सर? अभी मेरी बात सुनेगा, बताइए सर जी, आपका साइटोप्लाज्म कहां है? प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में? तो दोनों जगह मेटाबॉलिज्म होगा, तो दोनों जगह सेलुलर एक्टिविटी होगी, दोनों जगह इरिटेबिलिटी होगी, और दोनों जगह कॉन्शियसनेस भी होगी। इससे पता चलता है प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों क्या है? लिविंग है। केवल सेल एनवेलप होना यह डिसाइड नहीं करता कि आप लिविंग हो या नॉन लिविंग, क्योंकि मेन चीज क्या है? मेन एरिना ऑफ लाइफ इज साइटोप्लाज्म। कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं भाई? मजा आ रहा है ना भाई? अभी सुनेगा सर। अब यहां पर एक दूसरा डिफरेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? डिफरेंस। एक डिफरेंस और एक सिमिलरिटी बताई, अब दूसरा डिफरेंस की बात कर रहा है। कह रहा है जो यूकैरियोटिक सेल है, देखो भाई ऐसे सब ना भैया, बड़े घर में, आपके घर चले जाओ, आपका एक घर में क्या है? एक आपका वॉशरूम है, एक आपका बेडरूम है, आपका एक लिविंग रूम है, एक आपका डाइनिंग रूम है, एक आपका स्टडी रूम है, एक आपका गेस्ट रूम है ना? नहीं, फिर लॉन है, फिर आपका एक गैरेज है, ज्यादा हुआ भैया ऊपर भी बना है, भैया का अलग है, तुम्हारा अलग है कि नहीं? नहीं। अब भाई गरीब आदमी के घर चले जाओ, अपना हमारे यहाँ चले जाओ, एक कमरा मेरा है कि नहीं, वहीं कोने में क्या है? वहीं पे गैस रखी हुई है एक कोने में, इधर दूसरे कोने में बेड पड़ी हुई है भैया, इधर क्या है? कुर्सी रखी, उसे बैठ के पढ़ लेते हैं ना, प्लास्टिक वाली कुर्सी रख रखी है, कोई आया उसको फैला दिया, बैठ के बात कर ली, फिर समेट के रख दी। नहीं, चटाई है बिछा ली, 4 लोग ज्यादा आ गए, चटाई ज्यादा बिछा ली, ज्यादा बड़ा बेडरूम हो गया, हटा दी तो फिर अपना अकेले का बेडरूम हो गया। उसी कमरे में सारी एक्टिविटी हो रही है। मेरे घर में कंपार्टमेंटलाइजेशन, आपके घर में क्या है? कंपार्टमेंट बने हैं। यूकैरियोटिक सेल बड़े घर वाले लोग, प्रोकैरियोटिक वाले छोटे घर वाले, भैया दोनों वही काम कर रही हैं, लेकिन वहां कंपार्टमेंट्स हैं, यहां कंपार्टमेंट्स। साइटोप्लाज्म को यहां किस, देखो जगह उतनी है, जगह उतनी है, लेकिन क्या कर रहा है? उतनी जगह में उसमें क्या कर दिया गया? कंपार्टमेंट बना दिया। भाई ये इतना एक बाउंड्री लाइन बनाई, हमने कहा भाई ये हमारा एक प्लॉट है साहब, ये हमारा एक प्लॉट है। ध्यान से देखिएगा भैया, हमारा एक ये प्लॉट है, एक हमारा ये प्लॉट है, एक अच्छत का ये प्लॉट है। देखो भैया 2 लोगों का प्लॉट है ये, ठीक। अब इन्होंने क्या किया? अच्छत ने बोला भाई ये हमारा जो है, इधर जो है ये हमारा जो है लॉन हो गया, ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, ये हमारा पूजा घर हो गया, ये हमारा बेडरूम हो गया, ये हमारा इधर जो है डाइनिंग रूम हो गया, ये हमारा लिविंग रूम हो गया, ये हमारे बच्चों का रूम हो गया। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हम इसी में पूरे में फैल कर रहेंगे, अभी हम छत वत नहीं डलवा पाएंगे, तो अपना क्या कि हमने यहीं टीन वीन डाल दी, इसी में बढ़िया रहने लगे, है कि नहीं भैया? तो यहां पर क्या है? इनकी उसी प्लॉट में क्या है? कंपार्टमेंट डिवाइड है, इसमें कंपार्टमेंट्स नहीं है। नहीं ये बात समझे? तो यूकैरियोटिक सेल ने अपने काम के लिए एक पर्टिकुलर क्या जगह बनाई, उनको क्या बताया? मेम्ब्रेन बॉन्ड कर दिया। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। और उन कंपार्टमेंट्स को हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं? इनको हम लोग कह रहे हैं यहां पर सेल ऑर्गेनल्स। क्या कह रहे हैं सर? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको सर? यहां पर सेल ऑर्गेनल। कह रहा है कि यहां पर बिसाइड द न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, दैट इज ऑर्गेनल्स। क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। अब इन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स में यहां पर नाम दिए गए 6। कितने नाम दिए गए? 6। देखो शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, देखो गिनो। पहला कौन सा है सर? पहला नाम दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिला कि नहीं मिला भैया? पहला क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या है? लाइसोसोम। चौथा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा क्या है? और छठा क्या है? भाई 6 ही निकले भाई। हाँ चलो पहला बताओ कौन सा? एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक। दूसरा बोलो, दूसरा कौन सा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा बोलो, तीसरा कौन सा? लाइसोसोम। चौथा बोलो, पांचवा बोलो, माइक्रोबॉडी। छठा बोलो। अच्छा पहला बताओ क्या है? एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला बोलो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा बोलो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा बोलो लाइसोसोम। चौथा बोलो माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा बोलो माइक्रोबॉडी। छठा बोलो वैक्यूल। छठा क्या है? वैक्यूल। चलो पहला बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरी तरफ देखो, बताओ, नीचे कोई नहीं देखेगा, बताओ। चलो बताओ पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा?
चौथा, पांचवा, छठा। बताओ फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बताओ पहली बार न्यूक्लियस किसने देखा? ओ चाचा इधर देखो, नीचे क्या देख रहे हो? किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन। किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन। बताओ 1950 में पहली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई क्या? अच्छा बताओ स्लेडन और स्वान जानते हो क्या? जूलॉजिस्ट कौन था? बताओ बॉटनिस्ट कौन था? जूलॉजिस्ट कौन था? बॉटनिस्ट कौन था? बताओ इंग्लैंड का कौन था? बताओ जर्मनी का कौन था? बताओ 1838 स्लेडन, 1839। हाँ बहुत देर लगाते हो, रिफ्लेक्स एक्शन बढ़ाओ जल्दी से अपना। बताओ आपकी सेल डिवीजन किसने दी? रॉडल्फ विर्चो। रॉडल्फ विर्चो। रॉडल्फ विर्चो। 1988, 1855, 1855, 1855, 1855। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने खोजी? हाँ किसने खोजी? स्वान ने। किसने बताया सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल? स्वान ने। बताओ जो न्यू सेल थ्योरी आया उसमें प्लांट और सेल था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल। फिर से बोलो भैया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल। भैया सेल डिवीजन से सेल बनती है कि नहीं बनती है? अच्छा बताओ भैया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का नामकरण उसके साइटोप्लाज्म पे रखा गया कि सेल आपके न्यूक्लियर एनवेलप पे रखा गया? न्यूक्लियर एनवेलप जिसने पाया गया वो प्रोकैरियोटिक होगी ना? यूकैरियोटिक होगी? प्रोकैरियोटिक होगी पक्का? और जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप होगा वो यूकैरियोटिक। क्या होगी? यूकैरियोटिक। बताओ न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है क्या? जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम कह सकते हैं क्या? उसी को क्रोमैटिन बोला जाता है क्या? अच्छा एक बात बताओ बेटा, सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक में? सेल ऑर्गेनल्स किस में? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स किस में? यूकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल किस में? यूकैरियोटिक। कंपार्टमेंट किसके यहां? बड़े लोगों के यहां। बड़ा लोग कौन? यूकैरियोटिक। तो सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कहां? यूकैरियोटिक में। कौन है? यूकैरियोटिक। बताओ कितने बताए? 6। एंडोप्लाज्मिक, पहला बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा बोलो गोल्गी, तीसरा बोलो लाइसो, चौथा बोलो माइक्रोबॉडी, चौथा कौन सा? और छठा कौन सा? वैक्यूल। क्या था? वैक्यूल। भैया सुनो, पहला बोलो, दूसरा बोलो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा, पांचवा माइक्रो, बेटा याद नहीं हुआ, माइक्रोबॉडी, और छठा क्या है? वैक्यूल। जब तक याद में आगे नहीं बढ़ने वाला। पहला बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, तीसरा, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा माइक्रोबॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडी में डिफरेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, माइक्रोबॉडी अलग है। और भैया लास्ट वन क्या है? वैक्यूल। लास्ट वन क्या है? वैक्यूल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का है सर? डन है सर? साइड में जगह दी है कि नहीं दी है? लिखो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, लिखो, लिखा है पहले से? चलो ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कौन है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। पहला बोलो भैया माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर में पहला बोलो भाई माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कौन है? प्लास्टिड। कौन है? प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। लिख लो भैया, आया हुआ क्वेश्चन है सर, है ना? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर में पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चौथा कौन? गोल्गी बॉडी। चौथा कौन? चौथा बोलो गोल्गी बॉडी। तो भैया यहां पर जो जितने नाम दिए गए हैं, यहां पर जो जितने नाम दिए गए हैं, ध्यान से सुनेगा, ये जो सेल ऑर्गेनल्स के नाम दिए गए हैं, इनमें बताओ भैया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है कि नहीं है? अरे बोलो यार। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है? और कौन है सर? प्लास्टिड यहां पर लिखा, ठीक। तो भैया कितना हो गया? क्योंकि वो प्लांट सेल में है, ठीक है सर। तो ओवरऑल बात हो रही थी। तो यहां पर कितने डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड हुए? 4। कितने हुए? 4 है टोटल, 3 यहां पर दे रहा, ठीक है। कौन कौन सा बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। फिर से बोलो भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ये कैसे हैं भैया? ये हैं आपके डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। कैसे हैं सर? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। अब वहीं पर नीचे लिख लो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। क्या लिखोगे? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। लिखो लाइसोसोम। क्या लिखोगे? लाइसोसोम। क्या लिखोगे बच्चा? लाइसोसोम। माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी।
लाइसोसोम माइक्रोबॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम माइक्रोबॉडी। अब लिख लो स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला लिख लीजिए सर, पूछा गया है क्वेश्चन आपका ये आता है, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनेगा सर, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। अब देखो बच्चा, इसके साथ साथ यहां पर बताया गया नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। अब देखो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड यहां दिया गया है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड मेंशन नहीं किया गया है, इस वजह से मैंने बताया आपको, ठीक। अब यहां पर क्या बताया गया, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। क्या बताया गया सर, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। विकास भैया, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, राइबोसोम। सर नॉन मेम्ब्रेन, आप देखो भाई ये नॉन, देखो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है प्रोकैरियोट में, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ये राइबोसोम जो है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम, राइबोसोम का, ठीक है सर। प्रोटीन सिंथेसिस साहब किसका काम है, राइबोसोम का। मेरी बात ध्यान से सुनेगा सर, मेरी बात बहुत मन से और ध्यान से सुनेगा सर। इधर देखो बच्चा, ये देखो भैया, ये है आपका, ये आपका हो गया, मान लेते हैं एक सेल है ये, ठीक। ये आपका एक सेल हो गया, ये आपका एक सेल है, ये सेल आपका हो गया, मान लेते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक। ये आपका यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल में, इस यूकैरियोटिक सेल में ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया। क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल में, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर से, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर से यहां पर यह पाया जाता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं सर। न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो बच्चा, ये न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहां पर एक्सटेंड करता है। ये यहां पर क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ये यहां पर एक्सटेंड करता है, दिख रहा है भाई, ये यहां पर एक्सटेंड करता है साहब। ये एक्सटेंड करता है और कहां तक जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक। इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ठीक है सर। इसे क्या बोलते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी सुनो मेरी बात, मैं किस सेल की बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक की। यहां पर सर यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है आपका एटीएस। कौन सा होता है सर, एस इज द सेडबर्ग कांस्टेंट। जो अच्छा राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, आरएनए। स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसी में राइबोसोम आगे पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे। इतना समझो कि जो राइबोसोम है वो किसका बना है, आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। एक लार्जर सब यूनिट और एक, आप सब लोग भैया 12th पास आओ तो आपको पता होगा, ये वाला होता है 60 ईयर्स और ये वाला होता है 40 ईयर्स। आई एम सॉरी, ये वाला होता है 40 ईयर्स। अभी देखो बच्चा, जो लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का होता है टीएस वाला, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या जुड़ा होता है, बोलो यार, राइबोसोम। राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट, लार्जर वाला, ठीक है। और इसका जो स्मॉलर वाला सब यूनिट है वो इसके साइटोप्लाज्म में होता है, 30 ईयर्स वाला। ये वाला कौन सा है सर, 60 ईयर्स वाला। नहीं आया बात समझ में, क्लियर है सर। तो बताओ राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में ईआर के ऊपर है कि ईआर के अंदर है, ईआर के ऊपर, और साइटोप्लाज्म के अंदर। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया। अभी देखो बेटा, यहां पर आपका ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। ए भैया इधर देखो, यूकैरियोटिक सेल में एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, अच्छा 30 लिख दिया मैंने, हाँ 40 ईयर्स, आई एम सॉरी भैया गलती हो गई, 40 ईयर्स, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे 60 ईयर्स होगा, साइटोप्लाज्म में 40 ईयर्स, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा राइबोसोम है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता, क्वेश्चन मेरा सुनना, मैं कह रहा हूं यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता,
80s भी है और 70s भी है। 70s माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। क्वेश्चन में प्लीज ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कौन सा? दोनों। तो आपको 80s और 70s दोनों के। क्वेश्चन फिर मैं बदल रहा हूं, अगर आपसे पूछूं कि बताओ भैया कि 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? और 70s प्रोकैरियोटिक ना, 70s प्रोकैरियोटिक है। अरे पहले भरोसा तो करो, उसका आंसर हम देंगे, अभी देते हैं। अच्छा दे रहे, अभी दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन पहले मानो, ठीक, मान गए, समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। अगर आपसे कोई कह रहा है, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि सर आप बताओ कि 80s राइबोसोम क्या है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, और 70s प्रोकैरियोटिक, आप यही बोलना। क्यों वो मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, भरोसा रखो, मैं बताऊंगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए, आप क्वेश्चन चेंज किया, अगर आपसे कहें कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा है, तो 80s भी है और 70s, ठीक है भाई, आई बात समझ में? अभी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है, डोंट वरी, ठीक। एक एक क्वेश्चन, एक एक मांग भरी जाएगी। इधर देखो भैया, 70s और 80s यूकैरियोटिक में कहां पर है? अब 80s वाला कहां पर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और साइटोप्लाज्म के अंदर। और राइबोसोम कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनसाइड द माइटो। एक एक चीज पकड़ो। अब देखो, अगर साहब, अगर भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये है प्लांट सेल, क्या है? तो प्लांट सेल यूकैरियोटिक होती है, यस, न्यूक्लियर एनवेलप होगा, यानी कि उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे 60s होगा, उसके साइटोप्लाज्म में 40s होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होगा। इसमें सर एक और स्ट्रक्चर होगा, प्लास्टिड, और प्लास्टिड्स के अंदर क्या होगा? 70s। क्या होगा? 70s। तो अब मैं एक बात कह रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और साइटोप्लाज्म के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म। क्लियर है? एक बार और बोलूंगा प्लीज। मैंने कहा कि राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि इन। और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन पर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक। अगर इतनी बात समझ, अब ये कैसा, तुम्हारे क्वेश्चन मुझे याद है, अभी मैं बताऊंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा। सुनो मेरी बात, अब इस पैराग्राफ को देखो, इस पैराग्राफ को रीड करो, अभी समझ में आएगा। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल्स। ऑल सेल्स का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। नहीं आया? आया कि नहीं आया? इधर देखो, यहां प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हो गया। प्रोकैरियोटिक में कौन सा है सर? प्रोकैरियोटिक में 70s, यूकैरियोटिक में 70s और 80s बोथ। इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, क्योंकि एनसीईआरटी में है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, इससे परेशान मत होना। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से। अब सुनो भैया, विद इन द सेल राइबोसोम नॉट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में तो है ही, नॉट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में तो है ही। इसके साथ साथ बट आल्सो विद इन टू ऑर्गेनल, विद इन क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट एनिमल, बोथ। ये इन है, साइटोप्लाज्म में इन है, माइटोकॉन्ड्रिया में इन है, प्लास्टिड में इन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑन है। आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये लाइन आई कि नहीं आई? क्लियर है सर? डन।
और ये राइबोसोम आपको और कहां पाया जा रहा है? बोलो यार, प्रोकैरियोटिक सेल। वहां कौन सा? 70S। वहां कौन सा? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? देखो, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर देते, वैसे आगे मैं बताऊंगा, डबल बार हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। सुनो मेरी बात सुनो। इतना बात समझ में आ गया? सेल कितने टाइप की? 2 टाइप की। अभी सुनो, प्रोकैरियोटिक और बताओ बेटा, जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप है वो, जिसके पास नहीं वो, जिसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है वो, जिसके पास नहीं है वो। 2 डिफरेंस बताए, बस 2 ही बताया ना, 2 ही दिमाग में रखना। अब सुनो मेरी बात, सिमिलरिटी सुनो। प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में साइटोप्लाज्म, दोनों में राइबोसोम, ये 2 सिमिलरिटी बताई, इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं यहां पे मैंने। एक पॉइंट एक्स्ट्रा में बताया, क्या बताया? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, बस सेपरेशन किया दिया यहां पर था, बस मैंने अलग अलग आपको बता दिया, नाम बता दिया बस। बोलो, आई बात समझ में कि नहीं? तो अब हमारे सामने आया निकल के कहानी कि भैया हमारा सेल कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहली कौन सी? प्रोकैरियोटिक। दूसरी कौन सी? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? सर, कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, इस दुनिया का कोई भी सेल हो साहब, इस दुनिया का कोई भी सेल हो, उसमें एक चीज तो होनी ही होनी है। पहला क्या है? सेल एनवेलप। मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रोकैरियोटिक की। सेल एनवेलप होगा, ठीक। अगर सेल एनवेलप है और इसमें ये क्या भरा है? मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्म। ये सब क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ साथ अब सुनिए मेरी बात, यहां पर ये क्या है साहब? ये आपका है जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है आपका सर? जेनेटिक मटेरियल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं सर? क्लियर है सर? ये आपका क्या है सर? जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से सुनेगा, यहां पर जेनेटिक मटेरियल कैसा है? नेकेड है, नेकेड है। अब सुनो यार, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है ना साहब, डीएनए एक बुक है, एक किताब है। डीएनए एक किताब है जिसमें लिखा है कि कोई प्रोटीन कैसे बनेगी। सिंपल सी इतनी बात लिखी है कि हाउ द प्रोटीन इज फॉर्म। ये बनाता नहीं है, इस पे लिखा है, ठीक है। जैसे हम लोग अपनी बातों को हम लोगों ने इंग्लिश में लिखने के लिए एनसीईआरटी में लिखा है इंग्लिश में, तो इसमें कितने शब्द यूज हुए? 26। और हिंदी में लिखे तो 52। और डीएनए में भगवान जी ने अपनी बात को लिखने के लिए केवल 4 शब्द यूज किए हैं, AGTC, बस 4 शब्द हैं। इन शब्दों से 4 वर्ड में भगवान जी ने पूरी बात अपनी कह दी। तुम्हारी नाक कैसी, तुम्हारी आंख कैसी, तुम्हारा इंसुलिन कैसा, तुम्हारा एंड्रोजन कैसा कैसा, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन कैसा, तुम्हारा ट्रिप्सिनोजन कैसा, तुम्हारा काइमोट्रिप्सिनोजन, सब कहां लिखा है? डीएनए में। लेकिन लिखा है, बुक को पढ़ना पड़ता है, पढ़कर वैसा काम करना पड़ता है, बुक खुद काम नहीं करती है, यहां ओनली रिटन, ठीक। अब कौन सी प्रोटीन कैसी बनी वो कहां लिखा है? डीएनए में, ठीक है सर। अब इस डीएनए से जो प्रोटीन बनाएगा वो कौन बनाएगा? राइबोसोम। कौन बनाएगा सर? यहां पर क्या पाया गया? राइबोसोम पाया गया। राइबोसोम एक मशीन है, मिस्त्री है। राइबोसोम क्या है? मिस्त्री है। डीएनए क्या है? आर्किटेक्ट है, ठीक है सर। ये नक्शा बनाएगा कि घर कैसा बनना है, ये बनाएगा जैसा इसने कहा है, लेकिन ये बनाएगा किस पे? पन्ने पे। वो पन्ना इस तक कौन लेकर आएगा? तुम, मैसेंजर, ठीक है ना। जिस पन्ने पे बनाता है उसे बोलते हैं हम क्या? mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है भैया। मैसेंजर आरएनए भेजा जाता है राइबोसोम तक, और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम में भी सर है आरएनए। क्या है सर? आरएनए। और ये सर इसको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद क्या बनाता है? प्रोटीन। नहीं आई भाषण में? तो जैसा होगा डीएनए वैसा होगा जीन, वैसा बनेगा एमआरएनए, जैसा होगा एमआरएनए वैसा बनेगा प्रोटीन, और जैसा बनेगा प्रोटीन वैसा बनेगा एंजाइम, जैसा होगा एंजाइम वैसी होगी रिएक्शन, जैसी होगी रिएक्शन वैसा बनेगा प्रोडक्ट, और वैसा बनेगा प्रोडक्ट वैसा आएगा फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जीन एक्सप्रेशन की ये प्रोसेस है। नहीं आई बात समझ में? पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर में पढ़ाएंगे। मेरी बात सुनो, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास केवल क्या है? सेल एनवेलप है, साइटोप्लाज्म है, और क्या है सर? जेनेटिक मटेरियल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं सर? अरे हाँ ना बोल भाई। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं देंगे, है ना, हौच पौच हो जाएगा, हटाओ। तुम्हें अलग से दे देंगे, लेकिन अभी माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अब सुनो मेरी बात, तो आपकी कोई भी सेल हो, अगर हम बात करें अब यहां पर देखो बेटा, बेसिकली यहां पर क्या निकल के आया? यहां पर निकल के ये आया सर कि आपकी सेल कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की। कितने टाइप की?
अच्छा बताओ, बायोडाइवर्सिटी नाम सुना है कि नहीं? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तुम्हें कितनी प्रकार की पता है? 1.7 to 1.8 मिलियन। तुम्हें कितनी पता है? 1.7 to 1.8 मिलियन। बोलो मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर एक बात सुनेगा, ध्यान से मेरी बात सुनेगा सर। यही जैसे बायोडाइवर्सिटी एनिमल लेवल पे है, वह ऑर्गेनिज्म लेवल पे, वैसे सेल लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कितनी बायोडाइवर्सिटी, किस किस बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी है तुम्हारे सेल लेवल पे? पहला तो है साइज के बेसिस पर, दूसरा है शेप के बेसिस पर, तीसरा है एक्टिविटी के बेसिस पे। पहला बताओ कौन सा? साइज। दूसरा बोलो शेप, तीसरा बोलो एक्टिविटी। पहला बोलो साइज, दूसरा बोलो शेप, तीसरा बोलो एक्टिविटी। पहला बोलो साइज, दूसरा शेप, तीसरा। सर साइज के बेसिस पर बात करेंगे तो सबसे पहले यहां बताया गया स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का बेटा कितना है बेटा? 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर। कितना है सर? 0.3। कितना है? 0.3। कितना है सर? 0.3। माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट नोन सेल। माइकोप्लाज्मा इस दुनिया की सबसे छोटी सेल है जो हमको पता है। उसके बाद बच्चा हमसे लड़ाई कर लेता, बोलता सर बेवकूफ बना रहे हो तुम, अगले पेज पे फोटो दिखा है पीपी येलो 0.1 है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है? पीपी येलो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सर पीपी येलो इज द वन काइंड ऑफ माइकोप्लाज्मा। पढ़ाया बायोमोलिक्यूल, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े, ठीक है ना? पीपी येलो क्या बताया मैंने? पीपी येलो इज द वन काइंड ऑफ माइको। ये वो माइकोप्लाज्मा है जो इंसान में निमोनिया कॉज करता है। प्ली फॉर प्लूरो, पी फॉर निमोनिया, एल फॉर लाइक, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर, ये भी माइकोप्लाज्मा ही है। इन जर्नल अगर मोटी मोटी बात करें तो माइकोप्लाज्मा कितने प्रकार का है? ऐसा माइकोप्लाज्मा आपका प्लांट को भी इफेक्ट करता है और एनिमल को। लिखा है सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी इस बात को मेंशन कर रही है साहब। एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, क्या मेंशन कर रही है? कि माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है, विदाउट सेल वॉल होता है साहब, जो विदाउट सेल वॉल होता है, ये प्लांट को भी इफेक्ट करता है। और किसको इफेक्ट करता है? एनिमल को भी इफेक्ट करता है। ये देखो बच्चा, नीट 2014 में क्वेश्चन आया यहां से, ये पूरी लाइन पूछी गई थी सर। ये देखो, पैथोजेनिक फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल। माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो वो माइकोप्लाज्मा जो एनिमल को निमोनिया कॉज करता है वो कौन है? वो है पीपी येलो। वो कौन है? पीपी येलो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर, आपको ध्यान से सुनेगा मेरी बात। सर प्लांट को भी इफेक्ट करता है, नाम नहीं बताना है क्योंकि पूछा ही नहीं गया, ना पूछा जाना है। पीपी येलो दिया गया है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द वन काइंड ऑफ माइकोप्लाज्मा। सर माइकोप्लाज्मा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर? तो स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, हमारा स्मॉलेस्ट जो नोन ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा है। और माइकोप्लाज्मा का आपका डायमीटर कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। इसके बाद बात की गई है बैक्टीरिया की। किसकी बात की गई? दूसरा डाटा, सॉरी तीसरा डाटा बता रहा हूं। तीसरा डाटा में क्या बताया गया? बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का आपका डायमीटर होता है आपका यहां पर 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना है सर? 3 to 5। अब इसके ऊपर भी बच्चे मेरे से लड़ते हैं, सर यहां 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया बता रहा है, उसके बाद सर पन्ना पलटो तो आगे फोटो दे रखा है टिपिकल बैक्टीरिया 1.2 है। सर ये टिपिकल क्या होता है भाई? बोलते सर ये टिपिकल क्या होता है भाई? है ना, मतलब कह रहा है स्पेसिफिकली अगर कुछ बैक्टीरिया को देखोगे तो कुछ 1 माइक्रोमीटर के भी हो सकते हैं, 2 माइक्रोमीटर के भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज, है ना, कॉमनली आपका देखें तो कॉमनली बैक्टीरिया कितना है? 3 to 5 का होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। और भैया आपका बताओ जो बैक्टीरिया वो कितना, सॉरी 3 to 5 माइक्रोमीटर क्या है बैक्टीरिया, टिपिकल कितना हो गया? 1 to 2 माइक्रोमीटर। 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद देखो बता रहा है सर, यहां पर कह रहा है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। किसकी बात कर रहा है सर? ऑस्ट्रिच एग। किसकी बात कर रहा है सब? ऑस्ट्रिच एग। सर ऑस्ट्रिच एग किसकी बात कर रहा है? ऑस्ट्रिच एग। सर ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। कैसी सेल है सर? लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की कैसी है सर? लार्जेस्ट। लिख लो 170 into 135 nm। ऐसे लिख लो 170 into 35 170 into 135 क्या लिखोगे? नैनोमीटर। या सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 70 से 90 सेंटीमीटर। 70 into 90 सेंटीमीटर ऐसा लिख लो। 70 into 90 सेंटीमीटर। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूं सर, ये डाटा नहीं दिया सर एनसीईआरटी में। इसके बाद सर बता रहे हैं सर यहां पर आपका आरबीसी का डायमीटर कितना है सर? 7 माइक्रोमीटर। कितना है सर?
आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। क्या होती है सर? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? रेड ब्लड सेल। क्या है बेटा? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। इसके बाद देखो बेटा यहां पर दिया गया है लॉन्गेस्ट सेल। कौन सी सेल? लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल आपकी कौन होती है? नर्व सेल। इसका लिख लो बेटा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर की होती है सर। ठीक है सर। अब 90 सेंटीमीटर की होती है सर, बताओ 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो लगभग आपका 10 सेंटीमीटर ही तो कम है। तो कहीं कहीं बुक्स में 1 मीटर भी लिखा होता है तो गलत नहीं है सर। ठीक है सर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर की होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर? तो हमने देखो अभी तक क्या बताया? हमने बताया आपको माइकोप्लाज्मा कितना? 3 माइक्रोमीटर। बताओ बैक्टीरिया कितना बताया? 3 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। बताओ आरबीसी कितना? 7 माइक्रोमीटर। बताओ लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। भैया बताओ बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। इसके बाद पीपीएलओ कितना बताया? 0.1 माइक्रोमीटर। सर वायरस जानते हो ना? 0.02 to 2 माइक्रोमीटर। कितना है सर? 0.02 to 2 माइक्रोमीटर। वायरस का कितना है सर? 0.02 to 2 माइक्रोमीटर। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का कितना है? 10 to 20 माइक्रोमीटर। 10 to 20। आप कहोगे सर और सारी बताओ, जरूरत नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना याद रखना। ये किसके बेसिस पे हुआ? साइज। किसके बेसिस पर सर? साइज के बेसिस पर। किसके बेसिस पे? साइज के बेसिस। अच्छा एक बात बताओ, मैं बताऊंगा करेक्टर, आप बताना नाम। ऐसी कोशिका जो थिन है, फ्लैट है, इररेगुलर बाउंड्री है, न्यूक्लियस सेंटर पे है। भैया हम सही बताएं, हम जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मरेंगे। हम अपनी जान सही में दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? गलत बात है सर। हमने कहा थिन है, फ्लैट है, इररेगुलर बाउंड्री है, चपटी है। खोलो पेज नंबर 100, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन पढ़ो। पेज नंबर 100, पन्ना भी नहीं खोल पा रहे, पहली लाइन पढ़ो। पढ़ो यहां, यही वाली। अरे यही दूसरा तीसरा पैराग्राफ, फिगर के नीचे वाली लाइन पढ़ो। कहां पढ़ रहे हो चाचा? 100 पेज नंबर खोलो। अब ये पढ़ो यहां पर जहां पे स्क्वैमस लिखा है, स्क्वैमस एपिथेलियम। कहां पढ़ रहे हो अक्षर? स्क्वैमस एपिथेलियम। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? वर्मा जी तुम्हारे लिए हम अपॉइंटमेंट लेटर लिख के आएंगे, तब आप रीड करेंगे, है ना? आप नेता हो बहुत बड़े। पढ़ो। थिन, फ्लैट, इररेगुलर बाउंड्री, न्यूक्लियस सेंटर पे। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं लिखा, ये मैंने जब पढ़ाया तो अब मैंने बताया। सेंटर पे न्यूक्लियस, ये करेक्टर नहीं लिखा, लेकिन हाँ यहां पर लिखा है ऐसी कोशिकाएं जो थिन हो, फ्लैट हो, इररेगुलर बाउंड्री हो, ये तीनों करेक्टर लिखे हैं और नाम स्क्वैमस लिखा है। बताओ, बताना चाहिए था कि नहीं? साहब इससे ज्यादा मेहनत से नहीं पढ़ा सकते, जान चली जाए और क्या चाहते हो? बोला यस सर, चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। गलत बात है, रिवाइज करिए सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। केवल पढ़ने से नहीं होता है, मैं बता रहा हूं। आपको जबड़ा आप ही को चलाना पड़ेगा साहब, नहीं समझे? देखो हमने कहा ना, हम सब्जी काट सकते हैं, सब्जी छौंक सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, आटा मार सकते हैं, थाली परख सकते हैं, मुंह में कौर रख सकते हैं। हमको मैंडिबल चलाओ तो नहीं चला सकते। सही बता रहे हैं आपको, आप समझना मेरी बात को। मैंडिबल तो चलाना ही पड़ेगा, उसके बाद गटकना तो तुम ही को पड़ेगा। बोले सर गटक भी ले, गटकवा दो, नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे ना सर? तो आपको सर रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के कोई मतलब ही नहीं है सर। आप समझ में आएगी नहीं? तो ऐसी सेल जो थिन है, फ्लैट है, इररेगुलर बाउंड्री है, न्यूक्लियस सेंटर पे, क्या बोलेंगे? स्क्वैमस। क्या कहेंगे? स्क्वैमस। बताओ ऐसी सेल जो क्यूब लाइक है, क्यूबाइडल। ऐसी सेल जो लॉन्ग है, सिलेंडर लाइक है, न्यूक्लियस बेस पे, कॉलमनर। पढ़ा के नहीं पढ़ा सर? सर ऐसी कोशिकाएं जो अमीबॉइड हैं, WBC, जिनमें स्यूडोपोडिया बन रहा है। अमीबा में भी बनता है, यहां भी बनता है, दोनों जगह स्यूडोपोडिया बनता है। यही तो है एवोल्यूशनरी एविडेंस। अरे बोलो यार। अच्छा ये क्या दिए हैं? आरबीसी। ये स्ट्रक्चर कैसा दिया? बाइकॉनकेव। ठीक है भैया। इसके बाद देखो भैया, कहां जा रहे हो? सुनो पहले मेरी बात, बैग पैक कर लिया, होने दो। ब्रांच सेल, ये कैसी सेल है? ब्रांच सेल। ब्रांच सेल कौन है? न्यूरॉन। ब्रांच सेल कौन है? न्यूरॉन। ब्रांच सेल कौन है? न्यूरॉन। इसके बाद देखो ये क्या दिया है? ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स बताओ जाइलम में कि फ्लोएम में? हाँ फ्लोएम में। जाइलम में है चाचा। भाई कहां ये बोला? सबने नहीं बोला ना? अरे सबने कहां बोला? कुछ ने तो फ्लोएम भी बोला ना।
एक को तो ना पढ़ा रहे हैं। जाइलम में एक बताया था ट्रैकिड्स, एक बताया था वेसल्स, एक बताया था जाइलम फाइबर। ये तीनों क्या थे? डेड। जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग था। तो ट्रैकिड्स कैसे थे? टैपर्ड थे। विकास बताओ इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि जब ये बनाएंगे हार्डवुड तो हार्डवुड हो जाएगा डार्क, वहां पर क्या हो जाएंगे? वहां पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन। कौन कौन से अंशुल हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताओ? हाँ, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑर्गेनिक ऑयल्स। याद आया कि नहीं आता है? मत पढ़ो, क्या जरूरत है सर? वो जब होते तो क्या होता है? हार्डवुड बनती है। हार्डवुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम की प्राइमरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम की प्राइमरी जाइलम। बेवकूफों, प्राइमरी कहां से हो गया? प्राइमरी तो पित्त पे होता है, बिल्कुल एक ही बार तो होता है। हार्डवुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम कौन? पुराना वाला हार्डवुड, उसे कहते हैं सेकेंडरी जाइलम जो डेड हो चुका है। नहीं आई बात समझ में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ये क्या है तुम्हारा? मीजोफिल सेल। कौन सी है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स बताओ किसकी मॉडिफिकेशन है? किस सिंपल टिश्यू की बनती है मीजोफिल सेल? फायदा क्या है भाई? कोई फायदा नहीं सच में। पुराना आप खाते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं ऐसे। पैरेनकाइमा सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स सिंपल। आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा? मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। सर ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 4 चैप्टर पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि याद रहे। पुराना पिछला पढ़ाएं आप, याद ही मत रखो। आप लोग गंदा रिस्पॉन्स देते हो। सर आपके पहले वाला बैच बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। गलत बात है, आप लोग गंदा रिस्पॉन्स देते हो। सर आप लोग सोचते हो हमने पैसा दे दिया तो बस अब इसका ही काम है। नहीं सर, आपका काम है ये। आप समझ रहे ना मेरी बात को? आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, गलत बात है। ठीक है सर, आपने पढ़ा मेरिस्मेटिक टिश्यू, आपने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू पढ़ा 2 टाइप का, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में 3 टाइप, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा स्टोरेज करता है, सिंसिस करता है, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन। वहां पर हमने बताया, सर ने बताया, नोट्स दिया, याद कराया, रटवाया, रिवीजन कराया, नहीं कराया? बोलो भैया। मार्फोलॉजी एनाटॉमी का कुछ नहीं तो 6-6 बार रिवीजन हुआ है, नहीं हुआ है? कह दो नहीं हुआ है। गलत बात है सर। सुनो मेरी बात सर, वहां पर आपकी जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं सर, पैरेनकाइमा सेल्स जब आपकी उसमें क्लोरोफिल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। और यही वो क्लोरेनकाइमा मॉडिफिकेशन है और यही मीजोफिल सेल्स बनाती हैं। डाइकॉट में 2 टाइप की मीजोफिल सेल, पहली सेट और दूसरी कौन सी? स्पंजी। भूल गए भैया? एडक्सियल, एबैक्सियल। याद करो, एडक्सियल, एबैक्सियल। याद है कि नहीं याद है? एडक्सियल, एबैक्सियल याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? एडक्सियल, एबैक्सियल आपने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें एपिडर्मिस को एडक्सियल और एबैक्सियल बोला गया था। याद आया कि नहीं याद आया? तो आपकी जो डाइकॉट लीफ थी सर, आपकी जो डाइकॉट लीफ भी थी, ये देख लो भैया, डाइकॉट लीफ, ये तुम्हारी पहली सेट पैरेनकाइमा और ये तुम्हारी कौन सी है? स्पंजी पैरेनकाइमा। देखो याद है कि नहीं याद है? ये पैलिसेड मीजोफिल सेल्स को वहां पर नाम बताया था, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पैलिसेड मीजोफिल सेल, या इन्हीं को कहते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा। ये कौन सी? स्पंजी मीजोफिल सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पंजी पैरेनकाइमा। 2 टाइप की डाइकॉट में थी मीजोफिल सेल। और ये देखो, ये किसकी है? मोनोकाट की। इसमें एक जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? एक जैसी। और ये वाला फिगर हमने आपको कहां दिखाया था? ये वाला फिगर हमने आपको बताया था जब ये पढ़ाया था, तभी ये पढ़ाया था। तो हमने कहा था ये फिगर आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी दिया गया है। मुझे याद है, गंगा मैया की कसम मैंने बताया था। समझ में आया? तुमको याद नहीं है सर? समझ रहे हो सर? भैया कितने बताए मैंने आपको? ये किसके बेसिस पे हो गए? ये सेल्स की डाइवर्सिटी किसके बेसिस पे हो गई सर? 6 बेसिस पे। देखो, शेप के बेसिस पे हो गई, साइज के बेसिस से बता दिया। शेप के बेसिस पे यहां पर कितनी बताई गई? 6। ऐसी बहुत सारी हैं सर। आपने गार्ड सेल का नाम सुना है? डंबल शेप की होती हैं, नहीं पढ़ा आपने? कह दो नहीं पढ़ा है। बताओ आपकी वो आपकी, और एक तो डंबल शेप ग्रासेस में थी, दूसरी कैसी थी? बीन शेप। याद आ रहा है? तो शेप के बेसिस पे डाइवर्सिटी है कि नहीं है? अब फंक्शन के बेसिस पे एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फंक्शन। सर देखो, इनका फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इनका क्या है? डिफेंस।
WBC क्या देती हैं? सुरक्षा। सर ये क्या करती हैं? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये क्या करती हैं? कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ये क्या करती हैं? वाटर और मिनरल का कंडक्शन। ये क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस। नहीं आया समझ में? और केवल सर यूकैरियोटिक सेल में वेरिएशन नहीं है सर, सर प्रोकैरियोटिक सेल में भी है सर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा सर, और मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया सर। सर बैक्टीरिया जो होता है सर, ऐसा बैक्टीरिया जो स्फेरिकल होगा उसे क्या कहेंगे? कोकस। स्फेरिकल को क्या कहेंगे? कोकस। बताओ बैसिलस को क्या बोलेंगे? रॉड शेप। विब्रियो को क्या बोलेंगे? कॉमा शेप। स्पायरम को क्या बोलेंगे? स्पायरल शेप। बोलो स्पायरल शेप को क्या बोलेंगे? स्पायरलम। स्पायरल शेप को क्या बोलोगे? स्पायरलम। ये देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फोटोग्राफ दिया गया है सर। बताओ पहला फोकस, पहला कोकस है, कोकस को क्या बोलेंगे? कोकाई। बताओ रॉड शेप को बैसिलस, कॉमा शेप को विब्रियो, स्पायरल शेप को। यानी कि आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में केवल मॉर्फोलॉजी बेसिस पे नहीं है आपका डिफरेंस, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सब जगह है। तो बेटा हमारी जो सेल्स हैं, हमारी सेल्स में डाइवर्सिटी की अगर बात करें हम, हमारी सेल्स में जो डाइवर्सिटी है साहब, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। अगर हम अपनी सेल्स में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं साहब, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, तो हमारी सेल्स में डाइवर्सिटी के कितने बेसिस पे देखने को मिल रही है? 3 बेसिस पे। पहला क्या है? साइज। दूसरा क्या है? शेप। तीसरा क्या है? एक्टिविटी। पहला बोलो शेप, साइज, शेप, एक्टिविटी। फिर चलो भैया 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 साइज, शेप, एक्टिविटी। फिर से बोलो साइज, शेप, एक्टिविटी। चलो बताओ भैया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है? लिविंग के पास सेल है, नॉन लिविंग के पास सेल नहीं है। लिविंग के पास सेल है, नॉन लिविंग के पास सेल नहीं है। बताओ फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बताओ पहली बार न्यूक्लियस किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन। बताओ स्लेडन और सॉन जानते हो क्या? सेल थ्योरी दी थी क्या? बताओ स्लेडन का काम 1839 में आया था। ले 1838। बताओ स्वान का कब आया? 1839। बताओ 1855 में क्या आया? सेल डिवीजन गिवन बाय, वेरी गुड, रोडल्फ विर्चो। बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में बताओ न्यूक्लियर एनवेलप है या नहीं है? यस। तो वो यूकैरियोटिक है या? यस। बताओ ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है? यस। उसे क्रोमोसोम कह सकते हैं? यस। बताओ न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट में होगा? नो। बताओ इसी बेसिस पे इसका नामकरण किया गया या नहीं? जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप है वो, जिसके पास नहीं है वो। बताओ भैया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच किसमें पाया जाएगा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स? किसमें नहीं पाया जाएगा? तो बताओ ये 2 बेसिक डिफरेंस हो गए कि नहीं हो गए? बताओ अगर सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों में मेन एरिना ऑफ लाइफ साइटोप्लाज्म है या नहीं है? बताओ इसी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि नहीं होती हैं? इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और मेटाबॉलिज्म होता है इसी वजह से कॉन्शियसनेस है, इसी वजह से आपकी दोनों चीजें क्या हैं? लिविंग स्टेट में बनी रहती हैं। अच्छा बताओ यहां पर आपको बताया राइबोसोम दोनों में कॉमन है या नहीं है? 70s कहां? प्रोकैरियोट में। 80s कहां? 80s कहां? यूकैरियोट में। 80s कहां? यूकैरियोट में। 70s कहां? प्रोकैरियोट में। बताओ साइज और शेप और एक्टिविटी के बेसिस पर सेल को डाइवर्सिटी देख सकते हैं हम कि नहीं सकते हैं? अच्छा बताओ बेटा माइकोप्लाज्मा का डायमीटर 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का बताओ 0.1 माइक्रोमीटर। बताओ बैक्टीरिया का बताओ 3 to 5 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया का बताओ 1 to 2 माइक्रोमीटर। भाई साहब बोलना पड़ेगा, गलत बात है, बोल क्यों नहीं रहो? 1 to 2 माइक्रोमीटर। बताइए सर आपका आरबीसी का कितना? 7 माइक्रोमीटर। कितना है साहब? 7 माइक्रो। अच्छा बताओ लार्जेस्ट सेल कौन है? ऑस्टिच की। किसकी है सर? ऑस्टिच की। किसकी है बेटा? ऑस्टिच की। अच्छा एक बात बता दो बेटा, आपकी लॉन्गेस्ट सेल कौन है? न्यूरॉन। 90 सेंटीमीटर की हो सकती है क्या? बताओ वायरस का लेंथ कितना? वायरस की सेल कितनी? वायरस कितना बड़ा? 0.0 नहीं, हाँ 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। बताओ बेटा ऐसी सेल जो बाइकॉन्केव है, आरबीसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ कॉलमनर सेल टॉल और सिलेंडर लाइक न्यूक्लियस बेस पे होता है क्या? बताओ डब्ल्यूबीसी में स्यूडोपोडिया बनता है क्या? बताओ ट्रैकिड्स टैपर्ड होते हैं क्या? बताओ ब्रांच न्यूरॉन होती हैं क्या? मीजोफिल सेल्स पैरेन्काइमा की बनी होती हैं क्या? बताओ आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है क्या? अरे बोलो यार। बताओ ट्रैक आपका जो WBC है वो डिफेंस देता है क्या? कॉलमनर से सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करती हैं क्या? बताओ बेटा आपका जो यहां पर मैंने बात बताई आपको न्यूरॉन्स की, वो इंपल्स कंडक्शन करती हैं कि नहीं करती हैं? बताओ ट्रैकिस वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ आपकी मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करती हैं कि नहीं करती हैं? पक्का है ना सर? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जा सकते हैं आप लोग। या कुछ
हाँ हाँ कर दो।